हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका सारा होम साइंस एजुकेशन में। आज हमारा जो है मैराथन की क्लास है, क्योंकि आप लोगों का बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहा था कि मैम मैराथन लीजिए। तो आज की जो हमारी क्लास है ये महा मैराथन एक तरीके से हम कह सकते हैं क्लास है। आज हम क्या क्या डिस्कस करेंगे और किस पर ये मैराथन हो रही है, तो मैं बता दूं आप लोगों को। हम प्रोटीन हम देखेंगे, न्यूट्रिशन साइंस को देखेंगे आज, और इसमें हम जो डिस्कस करेंगे प्रोटीन हम देखेंगे, इसमें विटामिन्स को देखेंगे और क्या क्या किन किन पॉइंट पर आज डिस्कस होगा फुल क्लास में। आज की जो क्लास है हमारी बहुत ही लंबी क्लास होगी, 2 से लेकर 2.5 घंटे की क्लास होने वाली है। तो सब लोग जुड़िएगा और सब लोग शेयर भी करिएगा भाई। आज की जो क्लास है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज हम देखेंगे विटामिन्स को, विटामिन्स में क्या क्या किन किन पॉइंट पर हमें डिस्कस करना है आज की क्लास में। विटामिन ए को देखेंगे, B1, B2, B3, B5 और B5 तक हम देखेंगे। उसके बाद जो बचे हुए हैं, एक दिन फिर मैराथन लगेगी क्लास आप लोगों की, उसमें सारे जो विटामिन्स है वो डिस्कस हो जाएंगे। तो मैराथन करके आपको ये जो है न्यूट्रिशन साइंस, ये मैराथन करके आप लोगों को सारे टॉपिक यहाँ से क्लियर करवाए जाएंगे। सो आपके एग्जाम तक क्लियर हो जाएगा ये वाला पार्ट भी। तो आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एग्जाम तक सारी चीजें आपकी यहाँ से क्लियर हो रही हैं। तो आज हम बात करते हैं, पहले हम देखेंगे विटामिन ए को, फिर B1 को, फिर B2 को, B3 को, B5 को देखेंगे। यहाँ पे हम इसके कार्य को भी देखेंगे, इससे होने वाली जो बीमारियां हैं उसको सीक्वेंस में लगाने के लिए आता है, वहां से एक एक पॉइंट को पूछा जाता है उसको भी देखेंगे, कहाँ से प्राप्त होता है, सारी चीज़ों को हम देखेंगे। बट थोड़े से क्या है, ये हमारा रिविजन क्लास है, तो हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर नहीं देखेंगे चीज़ों को, बस एकदम जो मेन पॉइंट है उसी को हम देखेंगे, ताकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसको हम अच्छे से क्लियर कर ले जाएं, जो भी चीज़ें हैं हमारी वो क्लियर हो जाएं, जो भी डाउट है सब क्लियर हो जाएं। पहले हम स्टार्ट करने से पहले, क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से बोलना चाहती हूँ कि जितने भी लोग देख रहे हैं प्लीज़ क्लास को शेयर करिए, लाइक तो करिए आप लोग, लाइक करना प्लीज़ मत भूलिएगा, और शेयर भी करिए क्लास को, क्योंकि बहुत ही अच्छी क्लास है। आपके एग्जाम के जो पॉइंट है ना, एग्जाम के पॉइंट से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिविजन क्लास है, आपको कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें यहाँ से क्लियर हो रही है। सो देखिए सब लोग, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। बात करते हैं हम, पहले स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ों को हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमें देखना है मुक्त मूलक क्या होता है, जिसे आप फ्री रेडिकल्स कहते हो। मुक्त मूलक, ये क्वेश्चन पूछा गया है, मुक्त मूलक जिसे आप फ्री रेडिकल्स कहते हो, और एंटीऑक्सीडेंट। ये दोनों पॉइंट आपसे एग्जाम में पूछे गए। मुक्त मूलक होता क्या है तो आप बताओगे, ये कार्बन के स्वतंत्र अणु होते हैं और जो शरीर में घूमते रहते हैं। ये कार्बन के स्वतंत्र अणु जो है हमारी बॉडी में उत्पन्न कैसे होते हैं, तो आपको बताना है कि हमारी बॉडी में निरंतर कंटिन्यू इतने ढेर सारे फंक्शन होते रहते हैं, कार्य होते रहते हैं, उसकी फलस्वरूप, कार्य के फलस्वरूप ही क्या होता है, ये जो फ्री रेडिकल्स है, कार्बन के स्वतंत्र अणु है, ये हमारी बॉडी में उत्पन्न होते हैं, टहलते रहते हैं, और ये हमारे लिए अच्छे नहीं होते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मुक्त मूलक होते क्या है, तो आपको क्या बताना है, कार्बन के स्वतंत्र अणु होते हैं। ये कार्बन के स्वतंत्र अणु होते हैं और उत्पन्न कैसे होते हैं हमारी बॉडी में, तो आपको ये बताना है कि हमारी बॉडी में कंटिन्यू कार्य होते रहते हैं, जैसे हृदय का धड़कना, गुर्दे का कार्य हुआ, आपका उत्सर्जन तंत्र हुआ, फिर हम श्वसन लेते हैं, हमारी क्रियाएं, ब्लड का सर्कुलेशन हुआ, सारी क्रियाएं हमेशा कार्य करती रहती हैं। तो जब हमारी बॉडी हमेशा कार्य करती रहती है तो उसके परिणाम स्वरूप कुछ ना कुछ चीज़ें उत्पन्न होंगी, पैदा होंगी, जो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक होंगी। तो यही होता है मुक्त मूलक, जिसे आप फ्री रेडिकल्स कहते हो। फ्री रेडिकल्स करके एग्जाम में पूछा जाए, या फिर मुक्त मूलक, तो आपको क्या बताना है, कार्बन के स्वतंत्र अणु जो हमारे बॉडी में हमेशा टहलते रहते हैं, घूमते रहते हैं, और ये हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं। इनसे होता क्या है, ये क्या क्या नुकसान करते हैं हमारी बॉडी में, तो आपको बताना है, त्वचा को नुकसान करते हैं। पहली बात तो ये स्किन के लिए अच्छे नहीं होते हैं, त्वचा को नुकसान करते हैं, त्वचा के लिए अच्छे नहीं होते हैं। उसके बाद आपको बताना है कि जो है ये क्या करते हैं, काले घेरे उत्पन्न करते हैं ना हमारी स्किन में, हमारे फेस में जो काले घेरे आ जाते हैं, किसके कारण आते हैं, तो आपको बताना है फ्री रेडिकल्स के कारण आते हैं काले घेरे का आना। और ये आपको किसकी तरफ ले जाते हैं, बूढ़ा दिखने में ये मदद करते हैं।
ये 3 चीज़ें यहाँ से क्लियर हो रही हैं। मैं बोल रही हूँ ज़्यादा, मैं बहुत ज़्यादा नहीं लिख रही हूँ, चीज़ें आपको बता रही हूँ, तो जिसको भी नोट डाउन करना है तो नोट करते हुए चलेंगे। मुक्त मूलक क्या है, कार्बन के स्वतंत्र अणु पैदा कैसे होते हैं मैंने बता दिया, इनका कार्य क्या है, ये हमारे बॉडी पर इफेक्ट क्या डालते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर हो गई। अब हमें देखना है एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंटीऑक्सीडेंट जो विटामिन है कौन कौन से विटामिन है, इसको पूछा गया कई बार, टीजीटी पीजीटी में भी पूछा गया है और नेट में भी कई बार रिपीटेड फॉर्म में पूछा गया। तो आपको अगर एंटीऑक्सीडेंट करके पूछा जाए तो आपको क्या बताना है, विटामिन ए, सी और ई, ये 3 विटामिन जो है यही एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीऑक्सीडेंट कहलाते हैं। और ये करते क्या है, जो ए सी ई है, जो विटामिन ए सी ई है, ये क्या करते हैं, जो मुक्त मूलक है इन्हें खत्म करने में सहायता करते हैं। विटामिन ए जो एंटीऑक्सीडेंट के कार्य अगर पूछा जाए तो आपको क्या बताना है, मुक्त मूलकों को खत्म करने में सहायता करते हैं। और कभी भी जब हमारी बॉडी में मुक्त मूलक ज्यादा हो जाए, मुक्त मूलकों के ज्यादा होने से क्या होता है, आपकी बॉडी में कैंसर हो जाता है। जब मुक्त मूलक ज्यादा हो जाते हैं बॉडी में तो इससे क्या होता है, कैंसर हो जाता है। और इसे दूर करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, शॉर्टकट में ही हम देख रहे हैं, रिवीजन क्लास है, मैराथन क्लास है और चीजें आपको ज्यादा देखनी है, टाइम बहुत कम है, तो चीजों को हम मेन पॉइंट को देखते हुए चलेंगे। और अगर किसी को फुल डिटेल यहाँ से देखना है तो जाकर आप न्यूट्रिशन के प्लेलिस्ट में जाइए, मेरे चैनल पे सारा होम साइंस एजुकेशन को सर्च कीजिए, वहाँ पे प्लेलिस्ट में आप जाइए, न्यूट्रिशन वाला प्लेलिस्ट खोलिए, वहाँ पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, डिटेल में मिल जाएंगी। मुक्त मूलक जो होते हैं अगर ज़्यादा हो गए, बढ़ गए हैं बॉडी में तो क्या होता है, कैंसर हो जाता है। और इसे दूर करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, 3 से 5 प्रकार के फल को आप रोज अपने डाइट में यूज करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी से दूर रहेंगी। 3 से 5 प्रकार की सब्जी को, 3 से 5 प्रकार की सब्जियों को और 3 से 5 प्रकार के क्या करना है, आपको फल को यूज करना है। और कैसे फल होने चाहिए, ये रंगीन सब्जियां होनी चाहिए और रंगीन फल होने चाहिए। तो जब मुक्त मूलक जो होते हैं ज़्यादा हो जाते हैं तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, मुक्त मूलकों को कम करने में मदद करती हैं। एंटीऑक्सीडेंट विटामिन पूछा जाए, ए सी ई है, मुक्त मूलक क्या है, सारी चीज़ें यहाँ से कंप्लीट हुई। अब हम आगे बढ़ेंगे, विटामिन ए को देखना अब स्टार्ट करेंगे। अब हम देखेंगे विटामिन ए। पहले हम देख लेते हैं, विटामिन ए को देखने से पहले हम देख लेते हैं विटामिन ए का जो है विटामिन का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, वर्गीकरण देख लेते हैं। वर्गीकरण में आपको क्या देखना है, आपको बताना है कि जो विटामिन है ये 2 टाइप के होते हैं। पहला जो होता है जल में घुलनशील और जो दूसरा होता है वसा में घुलनशील। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया, तो जल में घुलनशील जो है वो 2 विटामिन है, बी और सी, और जो वसा में घुलनशील है ये कितने हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं, ए डी ई के, ए डी ई और के। इतने पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। यहाँ से अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं तो आपको बताना विटामिन बी और सी हैं, और वसा में घुलनशील ए डी ई के। ये 4 चीज़ आपको याद रखना है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, ये याद होगा सबको क्योंकि आप स्टार्टिंग से ही ये सारी चीज़ें पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो ये सब चीज़ तो रटी होनी चाहिए, सबको याद होना चाहिए। आगे हम बढ़ेंगे, अब हम देखेंगे विटामिन ए को, फिर बी के पार्ट को देखेंगे 5 तक, उसके बाद जितने पार्ट बचे हुए रहेंगे एक दिन फिर मैराथन क्लास लगेगी, मैं बताऊंगी आप लोगों को कब लगेगी, 1-2 दिन में लगेगी, तो वहां पे सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। बट आप लोगों को क्लास को शेयर करना है सबके साथ, ये काम आपका है। अब आ जाते हैं, देखते हैं विटामिन बी, विटामिन ए। विटामिन ए को डिटेल में देखेंगे, जो विटामिन ए से होने वाले रोग हैं उस पर भी हम डिस्कस करेंगे क्योंकि वहां से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सारे पॉइंटों को अगर हम छोड़ भी देते हैं तो जो इससे जो डिजीज़ हो रही है विटामिन की कमी से या अधिकता से जो डिजीज़ हो रही है उसको हमें नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये जो है मेन पॉइंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहले तो हम देखेंगे नाम क्या होता है, जो विटामिन बी, जो विटामिन ए है उसका नाम क्या क्या है, किस किस नाम से जानते हैं। तो पहला नाम है इसका रेटिनॉल, इसका केमिकल नेम है रेटिनॉल। और किस नाम से जानते हैं, संक्रमण रोधी विटामिन, संक्रमण रोधी विटामिन कहते हैं इसे, प्रो विटामिन कहते हैं। प्रतिशुष्क नेत्रता कहते हैं इसे।
इतने पॉइंट है, ये सारे क्या है, विटामिन ए के नाम है। आपको जो रेटिनॉल है ये इसका केमिकल नेम है, संक्रमण रोधी विटामिन, प्रोविटामिन कहते हैं इसे, प्रतिशुष्क नेत्रता कहते हैं। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि ये क्या है, ये इसके नेम है, किसी भी नेम से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो सारे नेम को आप रट लीजिए इसको। अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे वाला पॉइंट देखेंगे। आगे का पॉइंट हमें यहाँ पे देखना है, विटामिन जो है, जो विटामिन ए है को हम किस फॉर्म में इनटेक करते हैं और ये हमारी बॉडी में जाकर किस फॉर्म में परिवर्तित हो जाता है, कैसे कार्य करता है, ये सारी चीज़ों को हम देखेंगे। बीच की जो चीज़ें हैं उसको हम छोड़ देते हैं। अगर किसी को बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ों को जानना है तो आपको मैंने बताया कि प्लेलिस्ट में जाकर आप न्यूट्रिशन साइंस के वहाँ से सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि इसे प्रोविटामिन क्यों कहते हैं। एक बार इस बात पे इस पॉइंट पर भी चर्चा कर लेते हैं। प्रोविटामिन क्यों कहते हैं? जो प्रोविटामिन होते हैं वो अपने रियल फॉर्म में कार्य नहीं करते, बट जो कार्य करते रहते हैं उनकी क्रिया शक्ति को क्या करते हैं, ये बढ़ा देते हैं। तो अब हम बात करेंगे विटामिन जो ए है को कैरोटीन के फॉर्म में लेते हैं। किस फॉर्म में आप इंटेक करते हो? विटामिन ए को किस फॉर्म में इंटेक करते हो? विटामिन ए को आप किस फॉर्म में इंटेक करते हो? तो क्या बताना है? कैरोटीन के फॉर्म में। विटामिन ए को विटामिन ए का नाम क्या है? तो आपको बताना है रेटिनॉल है, बट इसे आप किस फॉर्म में इंटेक करते हो, लेते किस फॉर्म में हो? तो आपको बताना है कैरोटीन के फॉर्म में लेते हैं इसको, और यह शरीर में जाकर रेटिनॉल में बदल जाता है। जब ये जो कैरोटीन है ये क्या करता है, जब आपकी बॉडी में जाता है, बॉडी में जाने के बाद ये रेटिनॉल में बदल जाता है। ये बात बतानी है आपको। जो विटामिन ए है उसका नाम रेटिनॉल है, बट इसे आप रेटिनॉल के रूप में इंटेक नहीं करते हो, लेते नहीं हो। फिर किसके रूप में लेते हो आप? विटामिन ए को आप कैरोटीन के फॉर्म में लेते हो, और जब कैरोटीन बॉडी में जाता है तब किस में बदल जाता है? रेटिनॉल में ये क्या करता है? बदल जाता है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि विटामिन ए को किस फॉर्म में इंटेक किया जाता है, किस फॉर्म में लिया जाता है, तो आपको क्या बताना है? कैरोटीन के फॉर्म में इंटेक किया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि जो विटामिन ए है उसका पूर्वगामी विटामिन क्या है? विटामिन ए का पूर्वगामी विटामिन किसे कहते हैं? तो आपको क्या बताना है? कैरोटीन को कहते हैं। चीजें क्लियर हुई? यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा नहीं लिख रही हूँ, बट सारी चीजें आपको अच्छे से समझा रही हूँ ताकि आपके माइंड में ये क्या हो जाए, बैठ जाए। फिर से एक बार देख लेते हैं, विटामिन ए को किस फॉर्म में आप इंटेक करते हो? कैरोटीन। जब कैरोटीन आपकी बॉडी में जाता है किस में बदल जाता है? रेटिनॉल में बदल जाता है। और विटामिन ए का पूर्वगामी अगर आपसे पूछा जाए तो कैरोटीन है, और कैरोटीन के फॉर्म में ही आप विटामिन ए को इंटेक करते हो। अब हम यहाँ पे देखेंगे कैरोटीन के प्रकार को देखेंगे। कैरोटीन के प्रकार। कैरोटीन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार का होता है। अल्फा कैरोटीन है, बीटा कैरोटीन और गामा कैरोटीन। अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, गामा कैरोटीन। यहां से क्वेश्चन पूछा गया है कि कैरोटीन का कौन सा फॉर्म रेटिनॉल में बदलता है, तो आपको क्या बताना है? जो बीटा वाला फॉर्म है ये क्या करता है? यही रेटिनॉल में बदल जाता है। कंफर्म हो गया? यहाँ से क्लियर हो गया होगा। अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। आपको बताना है विटामिन जो ए है उसे आप लेते किस फॉर्म में हो? तो लेते हो आप उसे रेटिनॉल के लेते हो आप उसे कैरोटीन के फॉर्म में, और कैरोटीन बॉडी में जाकर रेटिनॉल में बदल जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कैरोटीन जो है वो कितने प्रकार का होता है, तो आपको क्या बताना है? जो कैरोटीन होता है 3 प्रकार का, अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन और गामा कैरोटीन। और कौन सा ऐसा कैरोटीन होता है जो कि क्या होता है? रेटिनॉल में बदलता है। तो आपको बताना है जो बीटा कैरोटीन होता है वो रेटिनॉल में जाकर बॉडी में बदल जाता है। और ये बदलने का कार्य होता कहाँ पे है? जो बीटा कैरोटीन है ये रेटिनॉल में बदलता है, बट ये बदलता कहाँ पे है? तो आपको क्या बताना पड़ेगा? यहाँ पे यकृत में बदलेगा। ये क्रिया कहाँ पे होगी? यकृत में होगी। ये क्रियाएं कहाँ पे होती हैं? यकृत में होगी। और जो एक अणु बीटा कैरोटीन का अगर आप लेते हो तो कितने अणु आपको रेटिनॉल के बनेंगे? तो आपको बताना है, अगर आप एक अणु ले रहे हो कैरोटीन का, अगर आप एक अणु ले रहे हो बीटा कैरोटीन का, तो कितने अणु बनेंगे इसके रेटिनॉल के? तो आपको क्या बताना है? 2 अणु बनेंगे रेटिनॉल के।
समझ आ रहा होगा आप लोगों को। कैरोटीन के टाइप को अगर पूछा जाए तो कितने टाइप का बताना है, 3 टाइप, अल्फा, बीटा और गामा। जो बीटा कैरोटीन है ये रेटिनॉल में बदलता है और बदलता कहाँ पे है, यकृत में जाकर ये कार्य हो जाता है। जो बीटा कैरोटीन है यकृत में जाकर रेटिनॉल में बदल जाता है। आपको बताना है कि एक अणु, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अगर आप एक अणु बीटा कैरोटीन का ले रहे हो तो कितने अणु उसके रेटिनॉल के बनेंगे, तो आपको बताना है अगर हम एक अणु बीटा कैरोटीन का इंटेक कर रहे हैं तो 2 अणु यहाँ पे रेटिनॉल के बनेंगे। इतना मैं समझाई हूँ इसमें। तो आगे बढ़ेंगे, अब समझ आ गया होगा सबको। अब हमें यहाँ पे देखना है कि जो वनस्पति जगत से किसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, कैरोटीन। तो आपको क्या बताना है, एक साइड लिख देती हूँ मैं वनस्पति जगत और दूसरी साइड लिख देती हूँ जंतु। वनस्पति जगत में सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया जाता है जो विटामिन ए है, तो आपको बताना है गाजर, आम, पपीता। गाजर, आम और पपीता, ये 3 फ्रूट ऐसे हैं जिसमें क्या पाया जाता है, कैरोटीन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ए ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और जंतुओं में किस में पाया जाता है, तो आपको क्या बताना है, मछली में। जंतु जगत में मछली में सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है। ये सारी चीज़ें क्लियर हुई। अब हमने देखना है कि जो विटामिन ए के प्रकार को देखना। अभी तक आपने देखा विटामिन ए के जो कैरोटीन है उसके टाइप को देखा, कहाँ से क्या हो रहा है। अब हम देखेंगे विटामिन ए के प्रकार को, कितने प्रकार का होता है विटामिन ए और इसके क्या क्या कार्य हैं। विटामिन ए के प्रकार, आपसे यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया विटामिन ए कितने प्रकार का होता है, तो आपको क्या बताना है, विटामिन ए 4 प्रकार के हैं। पहला जो है विटामिन ए रेटिनॉल, अभी हम इसको कार्य को देखेंगे कि क्या क्या कार्य है इसके। दूसरा है विटामिन A2, तीसरा है आपका विटामिन ए, विटामिन ए एल्डिहाइड, और अगला है आपका विटामिन ए एसिड। ये 4 प्रकार हैं विटामिन ए के। अब हमें यहाँ पे देखना है कि इनके कार्य क्या क्या हैं। विटामिन ए रेटिनॉल, आपसे अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि विटामिन ए के कितने प्रकार हैं तो आप क्या बताओगे, विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन A2, विटामिन ए एल्डिहाइड, विटामिन ए एसिड। अब इसके कार्य को हम देख लेते हैं। जो विटामिन ए एल्डिहाइड है ये मछली, मांस, प्राणी जगत में यह पाया जाता है, मांस और मछलियों में पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि विटामिन ए जो रेटिनॉल है, विटामिन ए रेटिनॉल किस में पाया जाता है, तो आपको क्या बताना है, ये प्राणी जगत में पाया जाता है। और प्राणी जगत में भी किस में पाया जाता है, तो मछली और मांस में पाया जाता है। अगला जो पॉइंट है विटामिन A2, ये किस में पाया जाता है, ताजे पानी, अंडे, अंडा और आँखों क्या कार्य करता है, ये आँखों की रोशनी को बढ़ाता है और प्रजनन शक्ति को भी बढ़ाता है। तो विटामिन A2 का जो कार्य है वो क्या है, ताजे पानी में और अंडे में ये पाया जाता है। ताजे पानी, ताजे पानी और अंडे में पाया जाता है। और किस ताजे, ये क्या होता है, जो विटामिन A2 है ये ताजे पानी की मछली, ताजा पानी मतलब क्या होता है, जो बहता हुआ पानी होता है, ताजे पानी की मछली में पाया जाता है, ये अंडे में पाया जाता है। और इसका कार्य क्या है, तो क्या बताओगे आप, आंखों की रोशनी को भी बढ़ाता है, ये आंखों की रोशनी को बढ़ाता है। और क्या करता है, प्रजनन में भी ये सहायक है। ये किसका कार्य है, तो आपको बताना है विटामिन A2 का। विटामिन ए एल्डिहाइड का क्या कार्य होता है, तो आंखों की रेटिना के लेंस में पाया जाता है। ये जो होता है विटामिन ए एल्डिहाइड, ये कहाँ पाया जाता है, आंखों की रेटिना के लेंस में पाया जाता है ये। और इसका कार्य क्या है, ये रोशनी बढ़ाने का कार्य करता है।
और जो आपका है विटामिन ए एसिड, इसका क्या कार्य है, तो ये जो है रोशनी देने का काम नहीं करता है, ये आंखों के लिए कार्य नहीं करता है, मतलब ये रोशनी देने का काम नहीं करता। फिर ये क्या करता है, ये क्या होता है, वृद्धि में सहायता करता है। एक बार हम इसको फिर से देख लेते हैं ताकि सारी चीजें यहाँ से आपकी क्लियर हो जाएं। विटामिन ए के प्रकार को देख रहे हैं, टाइप ऑफ विटामिन ए को देख रहे हैं हम। इसमें क्या होता है, विटामिन ए रेटिनॉल 4 प्रकार के होते हैं, विटामिन ए टू, विटामिन ए एल्डिहाइड, विटामिन ए एसिड होता है। विटामिन ए रेटिनॉल कहाँ पाया जाता है, तो प्राणी जगत में मांस और मछलियों में पाया जाता है। ये विटामिन ए टू ताजे पानी की मछली में पाया जाता है, अंडे में पाया जाता है। अगर आपसे विटामिन ए टू का कार्य पूछा जाए तो आपको क्या बताना है, आंखों की रोशनी को बढ़ाने में सहायक होता है, प्रजनन में भी ये सहायक होता है। और विटामिन ए जो एल्डिहाइड है, ये क्या होता है, इसका कार्य क्या है, जो विटामिन ए एल्डिहाइड है ये आंखों के रेटिना के लेंस में पाया जाता है और ये इसका कार्य क्या होता है, रोशनी बढ़ाने का कार्य होता है। और क्या है, विटामिन ए एसिड क्या होता है, ये रोशनी देने का काम नहीं करता है। अगर आपसे पूछा जाए, ऐसा क्वेश्चन बना हुआ है और आगे बन भी सकता है, तो आपको क्या बताना होगा, अगर आपसे पूछा जाए कि विटामिन ए का कौन सा ऐसा टाइप है जो कि आंखों के कार्य में सहायता नहीं करता है, वृद्धि में विकास में सहायता करता है, तो आपको क्या बताना है, विटामिन ए एसिड जो होता है ये रोशनी देने का कार्य नहीं करता है। इसका मतलब है कि आंखों के लिए ये कार्य नहीं करता है विटामिन ए एसिड, तो ये क्या कार्य करता है, तो आपको बताना है यह वृद्धि में सहायता करता है। ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए। अब हमें देखना है विटामिन ए के कार्य को देखना है और इसकी कमी से होने वाले जो रोग हैं, बहुत सारे पॉइंट हैं यहाँ पे सीक्वेंस में लगाने के लिए पूछा जाता है, उसको हम डिस्कस करेंगे। शॉर्टकट में सारी चीजें आपको मिल रही हैं और सारी चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। कार्य हमें देखना है विटामिन ए का। पहला कार्य इसमें क्या होता है, आंखों को रोशनी देने में सहायता करता है, ये तो सबको ही पता है। जो विटामिन ए का कार्य है वो क्या होता है, आंखों की रोशनी के लिए कार्य करता है। दूसरा कार्य क्या है, प्रजनन में सहायक। अगला पॉइंट देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, आंखों की अश्रु और ये क्या कार्य करता है, इसका और क्या कार्य है, तो एपिथेलियम टिश्यू को स्वस्थ रखने में भी भूमिका निभाता है। एपिथेलियम टिश्यू को स्वस्थ रखने में विटामिन ए का और क्या कार्य है, तो आपको बताना है एपिथेलियम टिश्यू को भी स्वस्थ रखने में सहायता करता है। और एपिथेलियम टिश्यू जो होते क्या है, ये त्वचा के नीचे की परत, आंतरिक त्वचा जो होती है वही क्या कहलाती है, एपिथेलियम टिश्यू कहलाती है। जो आंतरिक त्वचा है, जो आपके त्वचा के नीचे की परत है, जो आंतरिक त्वचा है, यही क्या होती है, एपिथेलियम टिश्यू कहलाती है। और एपिथेलियम टिश्यू का अगर कार्य पूछा जाए तो आपको क्या बताना है, नाजुक अंगों की सुरक्षा करना, जैसे मस्तिष्क हुआ, हृदय हुआ, फेफड़े हुए, इन चीजों की सुरक्षा कौन करता है, एपिथेलियम टिश्यू करता है। और एपिथेलियम टिश्यू क्या है, ये जो आपकी त्वचा है, ये स्किन है, स्किन के नीचे वाला जो पार्ट है आंतरिक त्वचा, उसी को आप क्या कहते हैं, एपिथेलियम टिश्यू। तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर विटामिन ए का कार्य पूछा जाए, मेन कार्य है ये, बट आपको जो बुक है उसमें ढेर सारे, बहुत सारे कार्य मिल जाएंगे। अगर किसी के पास बुक है तो एक बार आप उसको देख सकते हैं, नहीं तो जो मेन है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जहां से पूछे जाते हैं उसको मैं यहाँ पे बता रही हूँ। बात करते हैं क्या होते हैं कार्य, आंखों की रोशनी में सहायता करते हैं, ये तो सबको पता है। प्रजनन में भी सहायक होते हैं, एपिथेलियम टिश्यू को स्वस्थ रखने में सहायक करते हैं। और एपिथेलियम टिश्यू का क्या कार्य है, तो आपको बताना है नाजुक अंगों की सुरक्षा करना। एपिथेलियम टिश्यू होता क्या है, आपके त्वचा के स्किन के अंदर की जो परत होती है उसी को एपिथेलियम टिश्यू कहते हैं। सारी चीजें क्लियर होगी यहाँ पे। अब हम यहाँ पे देखेंगे विटामिन ए के जो होते हैं और भी कार्य हम देख लेते हैं, बट बहुत ज़्यादा कार्य नहीं देखेंगे, कुछ कुछ कार्य और हम देख लेते हैं। यहाँ पे यह क्या करता है, सेक्स हार्मोन को भी स्रावित करता है, सेक्स हार्मोन को स्रावित करता है। अगला पॉइंट क्या देखना है आपको यहाँ पे,
यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, ये भी इसके मेन कार्य हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का कार्य किसका है? तो विटामिन ए का कार्य, इसीलिए आप इसे एक नाम से और जानते हैं, इसीलिए हम इसे संक्रमण रोधी विटामिन कहते हैं। इसीलिए तो इसे क्या कहा जाता है? इसलिए इसे संक्रमण रोधी विटामिन कहा जाता है। सारी चीजें क्लियर हुई। और ये क्या करता है? खोपड़ी के विकास, आपके मस्तिष्क के विकास, खोपड़ी के विकास में भी सहायता करता है। खोपड़ी के विकास और अगर विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो खोपड़ी का जो आकार है ये क्या हो जाएगा? खोपड़ी के आकार का क्षेत्रफल जो है, जो खोपड़ी का आकार है वो बहुत कम हो जाता है। एक बार फिर से देख लेते हैं इसके कार्य। आंखों की रोशनी देने में सहायक, प्रजनन में सहायक, एपिथेलियम टिश्यू को स्वस्थ रखने में सहायक, सेक्स हार्मोन को स्रावित करने में सहायक, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? तो इसे एक नाम से और जाना जाता है संक्रमण रोधी विटामिन। ये खोपड़ी के विकास में भी सहायता करता है। अब हमें देखना है, इसके स्टेप को देखना है, इससे क्या कौन से रोग होते हैं विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग। और यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन, मल्टीपल क्वेश्चन पूछे गए हैं, कई तरह के क्वेश्चन यहाँ से बने हुए हैं। इसको सीक्वेंस में लगाने के लिए भी पूछा जाता है। अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं पढ़ना, और इसको बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना पड़ेगा आप लोगों को। विटामिन ए की कमी से होने वाले जो रोग हैं, आंख संबंधी जो रोग हैं, वो क्या होते हैं? पहला जिसे आप नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, इसको हम सीक्वेंस में पढ़ेंगे और सीक्वेंस में लगाने के लिए भी पूछा जाता है। सो इसको हम सीक्वेंस में ही पढ़ेंगे। एक एक पॉइंट को आप देखते चलिए, यहाँ से अंदर से कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी मैं आपको पढ़ाते टाइम बताऊंगी कि कैसे कहाँ से क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए। पहला देखना है आपको रतौंधी। रतौंधी को क्या कहते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। अंधेरे में दिखाई नहीं देता। इसमें क्या होता है? अंधेरे में दिखाई नहीं देता। नाइट में ही नहीं, अगर आप दिन में भी बहुत ज़्यादा, जिस रूम में बहुत ज़्यादा अंधेरा है, बिल्कुल भी उजाला नहीं आ रहा, उस रूम में चले जाएंगे अगर, तो अगर जिसे रतौंधी की बीमारी है उसे दिन में भी अंधेरी जगह पे नहीं दिखता है। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। रतौंधी क्या होता है? अंधेरे में दिखाई नहीं देता। ये इसका फर्स्ट सिम्टम्स है। जब आपके आँख में प्रॉब्लम होने लग जाती है, मतलब विटामिन ए की कमी होने लग जाती है, तो जो पहला सिम्टम्स दिखता है वो क्या है? रतौंधी, अंधेरे में दिखाई नहीं देता है, जिसे आप नाइट ब्लाइंडनेस कहते हो। दूसरा है जीरोफेथलेमिया। इसे इंग्लिश हिंदी दोनों नेम एक ही है इसका। जीरोफेथलेमिया क्या होता है? आंखों की कार्निया की श्लेष्मिक झिल्ली सूख जाती है, जिससे आंखों में सूजन आ जाता है। इसमें क्या होता है? कार्निया की जो श्लेष्मिक झिल्ली है, आंखों की कार्निया की श्लेष्मिक झिल्ली सूख जाती है, आंखों में सूजन आ जाते हैं। शॉर्टकट लिख रही हूँ मैं, बट बोल रही हूँ पूरा का पूरा। तो अगर किसी को नोट बना रहे हो, कोई भी स्टूडेंट नोट बना रहे हो, तो पूरा का पूरा आप लिखिएगा अच्छे से। रतौंधी ये फर्स्ट स्टेप। दूसरा है जीरोफेथलेमिया। जीरोफेथलेमिया में क्या होता है? आंखों की जो कार्निया होती है उसकी श्लेष्मिक झिल्ली सूख जाती है और आंखों में सूजन आ जाता है। ये सेकेंड इसका सिम्टम्स है। और अगला क्या है? फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकेंड है। अगला थर्ड पॉइंट हमें देखना है क्या है? बायटार्ट स्पॉट। बायटार्ट स्पॉट, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि बायटार्ट स्पॉट में कार्निया पर किस टाइप के निशान पड़ते हैं, किस टाइप के स्पॉट पड़ते हैं। तो आपको क्या बताना है? ट्रायंगल के शेप के स्पॉट पड़ते हैं कार्निया पे बायटार्ट स्पॉट में। तो देख लीजिए यहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तीसरा जो है सीक्वेंस में लगाने के लिए अगर आपको पूछा जाए, फर्स्ट रतौंधी है, दूसरा है जीरोफेथलेमिया, तीसरा है बायटार्ट स्पॉट। बायटार्ट स्पॉट में होता क्या है? कार्निया की श्लेष्मिक झिल्ली पर भूरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि बायटार्ट स्पॉट में किस कलर के स्पॉट पड़ते हैं आंखों की कार्निया पे। तो आपको क्या बताना है? भूरे कलर के। और इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है? ट्रायंगल के शेप का होता है। दो क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, दोनों यहाँ से सॉल्व होने चाहिए। अगर और कुछ भी क्वेश्चन बनता है तो सॉल्व करके आना है आप लोगों को। यहाँ से देखिए, कॉर्निया की श्लेष्मिक झिल्ली पर भूरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। कॉर्निया की श्लेष्मिक झिल्ली पर
भूरे रंग के धब्बे पड़ते हैं और जो धब्बे होते हैं वो होते किस आकार के, त्रिकोण आकार के होते हैं। शॉर्टकट में लिखी हूँ बट पूरा का पूरा आपको समझना है। बायटार्ट स्पॉट में कार्निया की श्लेष्मिक झिल्ली पर भूरे कलर के धब्बे, ये मेन पॉइंट है। और जो भूरे कलर के धब्बे जो स्पॉट पड़ रहे हैं वो कैसे होते हैं, तो आपको बताना है ट्रायंगल शेप के होते हैं। ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया है, दोनों को अच्छे से ध्यान रखना आपको। अगला जो चौथा पॉइंट है इसको सिक्वेंस में लगाने के लिए पूछा जाता है, इसलिए मैं इसको सिक्वेंस में ही पढ़ा रही हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। अगला पॉइंट है कंजाइटिवा जीरोसिस। कंजाइटिवा जीरोसिस, कितना अच्छा अच्छा नाम है ना, आप लोगों को बढ़िया बढ़िया नाम भी सुनने को मिल रहा है। इसमें क्या होता है, आंखों से अश्रु का निकलना बंद हो जाता है तथा कार्निया क्या होती है, जो कंजाइटिवा जीरोसिस है इसमें क्या होता है, आंख से अश्रु का निकलना बंद हो जाता है। इसमें जो कंजाक्टावा जीरोसिस है, आंखों से अश्रु का निकलना बंद हो जाता है और आंखों की कार्निया सूख जाती है। आंखों से अश्रु का निकलना बंद हो जाता है और क्या हो जाती है, कार्निया सूख जाती है। अगला पॉइंट, पांचवा पॉइंट देखना है। पांचवा क्या है, कीरेटोमलेशिया। कीरेटोमलेशिया में क्या होता है, तो आपको क्या बताना है, इसमें आंखों की श्लेष्मिक झिल्ली टूटने लगती है, साथ ही कार्निया के भीतरी जो हिस्सा है वो भी गलने लग जाता है। अभी आपने देखा जो कंजाक्टिवा जीरोसिस है इसमें कार्निया सूख जाती है, बट जो सेकेंड स्टेज है इसकी कीरेटोमलेशिया में कार्निया क्या होती है, कार्निया टूटने लग जाती है। इसमें कार्निया ही टूटने लग जाती है और क्या होता है, और कार्निया की जो भीतरी हिस्सा है वो भी गलने लगता है। कार्निया का भीतरी हिस्सा भी गलने लगता है। ये सारे पॉइंट आपको देखने को किसमें मिलेंगे, तो आपको बताना है जो आंख में डिजीज जो हो रही है उसमें देखने को मिलेंगे। अभी हमें और पॉइंट देखना है, इसमें ग्लूकोमा को देखना है, उसके बाद कार्नियल स्कार को देखना है, फोटोफोबिया को देखना है, कैरेटोमलेशिया को देखना है, कैरेटोनाइजेशन को देखना है। अभी थर्ड स्टेप और देखने हैं, तो इसके बाद ही आप लोग नोट करिएगा 5 के बाद 6, 7 और 8 3 पॉइंट को अभी और आपको देखना है और इसके बाद के ही स्टेप हैं सारे। तो पहले एक बार फिर से इसको देख लेते हैं क्योंकि एक सीक्वेंस में ही पूछा जाता है। तो पहला आपको बताना है नाइट ब्लाइंडनेस होता है, दूसरा है जीरोफैथलेमिया, तीसरा है बायटार्ट स्पॉट। बायटार्ट स्पॉट में कार्निया पर भूरे रंग के स्पॉट और जो स्पॉट होते हैं उसका आकार ट्रायंगल शेप का। कंजाक्टिवा जीरोसिस, आंखों के अश्रु का निकलना बंद हो जाता है, कार्निया सूख जाती है। कीरेटोमलेशिया में कार्निया का टूटने लग जाना और कार्निया का जो भीतरी हिस्सा होता है, जो भीतरी परत होती है वो भी क्या होने लगता है, गलने लग जाता है। अब इसके आगे का स्टेप हम देखेंगे। अगला स्टेप देखना है आपको कार्नियल स्कोर। कार्नियल स्कार 6 पॉइंट है। इसमें क्या होता है, इस स्थिति में अस्थियां एवं उपास्थियों में विनाशकारी परिवर्तन होने लगते हैं। आंखों की जो अस्थियां होती हैं, अस्थियों और उपास्थियों में भी विनाश होने लग जाता है, मतलब क्षय होने लग जाता है। आंखों की जो अस्थियां एवं उपास्थियां होती हैं उसमें भी। अगला पॉइंट आपको देखना है कैरेटोनाइजेशन, 7वां पॉइंट है कैरेटोनाइजेशन।
इसमें क्या होता है, एपिथेलियम टिश्यू का सूख जाना और आंखों की अश्रु ग्रंथि का सूख जाना केरेटोनाइजेशन कहलाता है। केरेटोनाइजेशन में भी क्या होता है आपका, इसमें क्या होता है तो आपको क्या बताना है, इसमें भी एपिथेलियम टिश्यू का सूख जाना और आंखों की अश्रु ग्रंथि भी सूख जाती है। केरेटोनाइजेशन में आंखों की अश्रु ग्रंथि सूख जाती है। उसके बाद जो होता है अगला पॉइंट क्या होता है, इसमें एपिथेलियम टिश्यू भी सूख जाते हैं। एक पॉइंट हमें और देखना है, इसमें क्या देखना है जो कि पूछा गया एग्जाम टाइम में, अगला पॉइंट क्या है, फोटोफोबिया है। फोटोफोबिया क्या होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। फोटोफोबिया ये बताना है क्या होता है, फोटोफोबिया क्या है, तो आपको क्या बताना है, इसमें क्या होता है, प्रकाश की असहनशीलता कहते हैं। इससे पहले कहते क्या है, हमें यह जानना है, जो फोटोफोबिया होता है इसे क्या कहते हैं, प्रकाश की असहनशीलता। प्रकाश की असहनशीलता, इसमें क्या होता है, जो जिसको भी फोटोफोबिया की प्रॉब्लम होती है, अगर किसी की आंख में हम फोकस लगाते हैं, मतलब अचानक से अगर किसी की आंखों पर फोकस डालो लाइट का, तो क्या होता है, वो सहन नहीं कर पाता, यही कहलाता है आपका फोटोफोबिया कहलाता है। और इसमें क्या होता है, मैंने बता दिया कि होता क्या है फोटोफोबिया, प्रकाश की असहनशीलता, मतलब प्रकाश को सहन नहीं कर पाता है इंसान फोटोफोबिया की प्रॉब्लम में। और ये रखते कहाँ है इसको, तो ये जो है बाइटॉट स्पॉट जो है उसके आगे या पीछे रखते हैं, ये अभी फिक्स नहीं है। तो आप लोगों को क्या देखना है, अगर फोटोफोबिया पूछा जाए तो आप इसे कहाँ रखोगे, बाइटॉट स्पॉट के आगे या फिर पीछे। और आगे पीछे आपको जानना कैसे है, तो आपको वहाँ पे नंबरिंग दी रहती है ना, ABCD करके, तो सीक्वेंस वाइज जो भी नंबर आपको करेक्ट लगेगा उसमें ये तो या तो बाइटॉट स्पॉट के आगे रखना है आपको फोटोफोबिया को, या तो फिर बाइटॉट स्पॉट के पीछे रखना है। ये आपको वहाँ पे ऑप्शन देख के ही पता चलेगा चीज़ों को। तो अब हम बात करते हैं, हमारा जो पहला पॉइंट है विटामिन ए ये हुआ कंप्लीट। अब हम देखेंगे विटामिन B1 को, तो थोड़ा सा रेस्ट ले लीजिए, जिसको पानी वानी पीना है पी लीजिए आप लोग, फिर स्टार्ट करते हैं। आप लोग इस क्लास को सबके पास शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत कम टाइम में, लगभग 2 घंटे में आपको 5 प्रकार के, जो 5 टाइप के विटामिन है वो सारी चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं। तो अपना सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। हम विटामिन B1 को देखेंगे, फिर B2 को, फिर 3 को, फिर 5 को। इतना आज का हमारा जो मैराथन की क्लास है इसमें इतनी सारी चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं और चीज़ें आपको कितनी अच्छे से मिल रही हैं तो आप सब देख भी रहे हो। बात करते हैं विटामिन B1 जो है या B जो है, इसे किस नाम से जानते हैं। पहले तो हम नाम ही देखेंगे, उसके बाद देखेंगे किसमें घुलनशील है, कितने घुलनशील नहीं है, ये क्या कार्य करता है, इसकी कमी से क्या रोग होते हैं, सारे यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं सब जगह से। विटामिन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विटामिन जो अपना न्यूट्रिशन साइंस जो है इसमें विटामिन हो गए, खनिज लवण हो गए, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती हैं हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से छोटे छोटे पॉइंट को लेकर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जिससे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, सारी चीज़ें आपके यहाँ पे क्लियर हो रही है, सारी चीज़ों को देखिए। पहले तो हम यहाँ पे देखेंगे इसके कितने नेम हैं, कितने नेम से ये जाना जाता है। तो पहले हम देखेंगे जो विटामिन B1 है, इसे हम क्या कहते हैं, विटामिन B1 या फिर विटामिन B, कुछ भी लिखा रहे, विटामिन B लिखा रहे या फिर विटामिन B1 लिखा रहे, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। यहाँ पे बात करते हैं इसे किस नाम से जानते हैं। पहले तो इसे हम तंत्रिका शोधी विटामिन कहते हैं, तंत्रिका शोधी विटामिन। अगला जो दूसरा नाम है हंगर विटामिन, इसे हंगर विटामिन भी कहा जाता है। अगला जो नाम है एंटी वेरी वेरी विटामिन कहते हैं इसे। एंटी वेरी वेरी विटामिन भी इसे कहते हैं, क्यों, क्योंकि ये विटामिन जो वेरी वेरी रोग है उसे भगाने में मदद करता है, इसलिए इसे एंटी वेरी वेरी विटामिन कहते हैं। और इसे एक नाम से जानते हैं एन्यूरिन। एन्यूरिन विटामिन किसे कहते हैं, तो आपको बताना है विटामिन B को कहते हैं। कितने सारे नाम हैं, ये नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, तंत्रिका शोधी विटामिन, हंगर विटामिन, एंटी वेरी वेरी विटामिन और एन्यूरिन, ये 4 नेम आपको लर्न करने हैं। अब हम बात करते हैं जो विटामिन B है, ये किसमें पूर्ण घुलनशील है, किसमें अर्ध घुलनशील है और किसमें क्या है, ये घुलनशील नहीं है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो अब ये वाला पार्ट हम डिस्कस करेंगे।
पहले एक साइड लिख दीजिए, पूर्ण घुलनशील किसमें है, अर्ध घुलनशील किसमें है, और क्या है, अघुलनशील किसमें है। पूर्ण घुलनशील है ये जल में, आपको पता है बी और सी जो विटामिन है ये किसमें घुलनशील है, जल में घुलनशील है। और एल्कोहल में अगर पूछा जाए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो विटामिन बी है ये किसमें अर्ध घुलनशील है, तो क्या बताना है, एल्कोहल में ये अर्ध घुलनशील है। और एसीटोन, ईथर, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म में अघुलनशील है। अघुलनशील में पूछा जाए तो आपको बताना है एसीटोन, ईथर, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, इसमें क्या है, जो विटामिन बी है वो अघुलनशील है। यहाँ से क्वेश्चन बना है आपका कई बार, तो ये 3 पॉइंट आपको नोट कर लेना है। विटामिन बी जो है वो पूर्ण घुलनशील है जल में, ये सबको पता है। एल्कोहल में ये अर्ध रूप से घुलता है, और अघुलनशील है किसमें, बिल्कुल भी नहीं घुलता है, एसीटोन, ईथर, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म। ये सारी चीजें कंप्लीट हुई। अब हम देखेंगे इसमें ये और कहाँ कहाँ पे नष्ट हो जाता है, कैसे ये पाक क्रिया के द्वारा कितने डिग्री सेल्सियस पर अगर ताप लगता है तो नष्ट हो जाता है। धूप में ये नष्ट होता है कि नहीं होता है, अगर हम इसको खुला छोड़ दें तो ये नष्ट होता है कि नहीं होता है। यहाँ से क्वेश्चन बना है तो इसको पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि नष्ट कहाँ पे हो जाता है, विटामिन बी जो है वो नष्ट कैसे होता है, क्या क्या रीजन है इसके नष्ट होने के। तो पाक क्रिया द्वारा ये नष्ट हो जाता है, पाक क्रिया द्वारा नष्ट होता है। अगला पॉइंट जो ध्यान देना आपको, मीठा सोडा, जो खाने वाला सोडा होता है जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, अगर उसका प्रयोग किया जा रहा है तो भी विटामिन नष्ट हो जाता है। विटामिन बी, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था कि सोडियम बाइकार्बोनेट के प्रयोग से कौन से विटामिन नष्ट हो जाते हैं, तो आपको क्या बताना है, विटामिन बी नष्ट हो जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे आप मीठा सोडा कहते हैं ना, जो यूज होता है किचन में, उसके यूज करने से भी नष्ट हो जाता है, जो विटामिन बी है वो नष्ट हो जाता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे मीठा सोडा कहते हैं। अगला पॉइंट ध्यान देना है, अधिक गर्म ताप की अधिकता से भी विटामिन B1 नष्ट हो जाता है। और इसका ताप आपसे अगर पूछा जाए तो कितना बताना है, इसका ताप बताना है 120 डिग्री सेल्सियस पर अगर 30 मिनट तक पकाएंगे तो नष्ट हो जाएगा। 120 डिग्री सेल्सियस, 120 डिग्री सेल्सियस पर अगर आप 30 मिनट तक इसे पकाते हो तो ये क्या होगा, नष्ट हो जाएगा। और क्या देखना है, अधिक ताप पर अगर आप विटामिन B1 को पका रहे हो तो कितना % नष्ट होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो 20 से लेकर 50% इसके नष्ट हो जाते हैं, ये भी ध्यान दीजिए। अगर आप अधिक ताप पर अधिक गर्म कर रहे हैं, विटामिन बी को अधिक गर्म कर रहे हैं तो भी ये नष्ट हो जाता है। और कितना नष्ट होता है, तो 20 से लेकर 50%, मतलब 20 से लेकर 50% इसका नष्ट हो जाता है। एक बार फिर से हम इसको देख लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से। विटामिन बी जो है वो नष्ट कहाँ कहाँ पे होता है, तो आपको बताना है पाक क्रिया द्वारा नष्ट होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट, मीठा सोडा का अगर आप यूज कर रहे हैं किचन में, तो भी चीजों में अगर डाल रहे हैं तो भी क्या होगा, जो बी है वो नष्ट हो जाएगा। 120 डिग्री सेल्सियस पर अगर 30 मिनट तक आप इसे पका रहे हैं तो भी विटामिन बी जो है वो नष्ट हो जाएगा। और अधिक गर्म ताप पर अगर बहुत ज्यादा इसे गर्म कर रहे हैं तो भी ये नष्ट हो जाएगा। और अधिक गर्म ताप पर अगर इसे गर्म कर रहे हैं तो कितना % नष्ट होता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको बताना है 20 से लेकर 50%, 20 से लेकर 50% ये नष्ट हो रहा है। विटामिन B1 जिसे आप कितने सारे नाम से जान रहे थे, ये न्यूरिन बोले हैं, हंगर विटामिन बोले, ये सारे इसके नाम है, तंत्रिका शोधि विटामिन बोले। अगला पॉइंट हम देखेंगे, सारी चीजें क्लियर हुई। इसको मैं शॉर्टकट में लिखी हूँ बट बोल रही हूँ, बार बार समझा रही हूँ, तो सारी चीजें आपको समझ आनी चाहिए। और अगर जो नोट डाउन करने हैं वो नोट डाउन भी कर लेंगे अच्छे से पूरा। अब हम आगे बढ़ेंगे, इसमें देखेंगे इसके कार्य क्या क्या हैं। कार्य वर्ग क्या क्या हैं विटामिन बी के। पहला पॉइंट तो ये है, ये ध्यान रखना है आपको, ये कार्बोज के पाचन एवं अवशोषण में सहायता करता है। कार्बोज मीन्स क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसके पाचन और अवशोषण में सहायता करता है क्या, विटामिन बी। विटामिन बी क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट के या कार्बोज के, कार्बोज या कार्बोहाइड्रेट कहीं भी लिखा मिले तो कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों नेम एक ही है, कार्बोज या फिर कार्बोहाइड्रेट के पाचन एवं अवशोषण में सहायक है।
अगला पॉइंट है, पायरुविक एसिड को नियंत्रित करने में भी भूमिका निभाता है। पायरुविक एसिड को नियंत्रित करता है, ये क्या नियंत्रित करता है, तो आपको क्या बताना है, विटामिन बी को देख रहे हैं ना, विटामिन B1 को अभी हम देख रहे हैं, तो विटामिन B1 पे फोकस करना है, 2 पे नहीं जाना, 3 पे नहीं जाना, 5 पे नहीं जाना। अभी आपको जो विटामिन B1 है इसका वर्क अगर पूछा जाए आपसे तो बताना है कार्बोज के पाचन एवं अवशोषण में सहायता करता है, पायरुविक एसिड को नियंत्रित करता है। और पायरुविक एसिड है क्या, तो आपको क्या बताना है, कार्बोज का अंतिम उत्पाद है जो हमारे लिए अच्छा नहीं होता है, हमारी बॉडी के लिए, हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। पायरुविक एसिड है क्या, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो आपको बताना है जो पायरुविक एसिड है ये कार्बोज का अंतिम उत्पाद है। कार्बोज जब टूटता है, जब हम पढ़ेंगे प्रोटीन का जो होता है हाइड्रोलिसिस प्रक्रिया जो होती है उसमें क्या होता है, कैसे विखंडन होता है, उसका क्या क्या बनते हैं, तो वहां पे मैं ये सारी चीजें समझाऊंगी। अभी यहाँ पे समझाने लग जाऊंगी तो सारी चीजें जो सीक्वेंस में चल रही है, जो कि माइंड में आपके एक एक चीज सेट हो रहा है, वो सेट नहीं होगा, सारी चीजें क्या हो जाएंगी, इधर से उधर हो जाएंगी। तो पायरुविक एसिड कैसे बनता है इसको हम देखेंगे कार्बोज के चैप्टर में, जब हम वहां पे पढ़ेंगे उसको, फिर वहां पे मैं बताऊंगी कैसे जो पायरुविक एसिड है वो बनता है। तो आपको सिर्फ अभी यहाँ पे इतना ध्यान देना है, जो पायरुविक एसिड है वो है क्या, तो आपको बताना है कार्बोज का अंतिम उत्पाद है, कार्बोज का अंतिम उत्पाद। और कार्बोज है क्या, तो ये सबको समझ आ रहा है, कार्बोज कार्बोहाइड्रेट एक ही है। और अगर आपसे पूछा जाए कि जो ये पायरुविक एसिड है ये आपके हेल्थ के लिए अच्छा होता है, तो नहीं अच्छा होता है, ये हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, असर्शन रीजन से यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। जो पायरुविक एसिड है क्या आपके हेल्थ के लिए ये अच्छा होता है, नहीं अच्छा होता है, कुछ भी करके आपसे असर्शन रीजन का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वहां पर आपको ध्यान देना है जो पायरुविक एसिड है हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। अगला पॉइंट हम देखेंगे यहाँ पे क्या करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी नियंत्रित करता है, विटामिन B1 कार्बन डाइऑक्साइड को नियंत्रित करता है ये। प्रोटीन के चयापचय में सहायक होता है, चयापचय में सहायक है। और क्या करता है, जितने सारे प्रोटीन है ना उनका एक सामान्य वर्क क्या होता है, आपके बॉडी का डेवलप करना, फिजिकल मेंटल हर तरीके से डेवलप करने का कार्य। ये तो क्या है, ये सामान्य कार्य है, इसको आपको लर्न नहीं करना है, ये बस आपको जान लेना है कि ये तो इसका सामान्य कार्य है, तो यहाँ पे लिख भी नहीं रही हूं मैं। और क्या करता है, ये नाड़ी संस्थान को सुचारू रूप से सहायता करता है चलाने में, जो आपकी नाड़ियां हैं उसको क्या करता है, ये अच्छे से चलाने में सहायता करता है। पोषक तत्वों के संचालन में सहायता करता है, पोषक तत्व के संचालन में। और सारे जो पोषक तत्व हैं आपके ये किसके थ्रू हमारी बॉडी में पहुंचते हैं, तो आपको बताना है ब्लड के थ्रू हमारी छोटी छोटी कोशिकाएं जो होती हैं उसमें पहुंचते हैं, और जो ब्लड के थ्रू जब कोशिकाओं में जाते हैं तो कोशिकाओं के थ्रू ही हमारी बॉडी का सारा कार्य होता है। ये सारी चीजें आपको पता है, ये बताने वाली चीज नहीं, बट मैं यहाँ पे बता रही हूँ। अगर किसी को भूल भी गया होगा एग्जाम के जो एग्जाम है ना, एग्जाम जब पास आता है तो सारी चीजें जैसे लगता है माइंड से आउट होने लगती है, इसलिए आपको आप लोगों को मैं याद भी दिलाती चल रही हूँ। ये सारी चीजें जो है वो फिक्स होनी चाहिए, कहाँ पे क्या होता है ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो फिर से एक बार हम इसके वर्क को देख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए आपका। अगर कहीं से भी कंफ्यूज हो रहे हो आप, कहीं से भी आपका जो ये है क्लियर नहीं हो रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। वर्क में क्या देखना है, कार्बोज के चयापचय में अवशोषण में सहायता। यहीं पे अगर आप कार्बोज की बात करते हैं तो यहीं पे फिर आप प्रोटीन को भी ऐड कर लीजिए ना, क्या प्रॉब्लम है। सारी चीजें एक सीक्वेंस में रहेंगी तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो आपको बताना है प्रोटीन और कार्बोज के चयापचय में और अवशोषण में सहायता करता है, पायरुविक एसिड को नियंत्रण करता है, कार्बोज का अंतिम उत्पाद है। जो पायरुविक एसिड कार्बोज का अंतिम उत्पाद है, कार्बन डाइऑक्साइड को नियंत्रित करने का कार्य, प्रोटीन के चयापचय में सहायक, नाड़ी संस्थान को सही तरीके से चलाता है, पोषक तत्वों को हमारी बॉडी में अच्छे से कार्य करने के लिए पहुंचाता है, जो कि रक्त के थ्रू हमारी बॉडी में जाता है। अब हम इसमें देखेंगे इसकी कमी से होने वाले रोग, जो विटामिन B1 है, इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं और कितने टाइप के होते हैं और कब क्या होता है, इसके सिम्टम्स को भी देखेंगे और इसका रीजन क्या है, इसकी सारी चीजों को हम देखेंगे यहाँ पे।
आप लोग डेली डेली इतना सारा रिक्वेस्ट मैम मैराथन क्लास लीजिए, तो आज मैं मैराथन ही ले रही हूँ, सारी चीज़ें कंप्लीट करवा रही हूँ। आपके एग्ज़ाम जब तक होंगे तो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगी। अब हम देखेंगे विटामिन B1 की कमी से क्या होता है। ये तो नॉर्मल सबको पता है कि बेरी रोग होता है, इसकी कमी से क्या होता है, बेरी होता है, ये सबको पता है, ये बताने की बात नहीं है। बट ये 3 टाइप का होता है, ये किसी किसी को पता होगा। तो अब हम इसके टाइप को देखेंगे, ये क्या होता है, ये 3 टाइप से होता है। पहला जो है ड्राई बेरी जिसे हम कहते हैं, दूसरा है वेट बेरी और तीसरा क्या है, चाइल्ड बेरी। फुल नेम नहीं लिख रही हूँ, बोल रही हूँ फुल नेम, तो फुल नेम आप लोग अपने नोट में लिख लीजिएगा। क्या होता है ड्राई बेरी को हम क्या कहते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता रही हूँ। ड्राई को हम शुष्क कहते हैं, वेट को हम क्या कहते हैं, आर्द्र कहते हैं, और जो चाइल्ड को समझ ही रहे हो आप, बच्चों में होने वाला जो बेरी होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बना था आपका कि जो चाइल्ड बेरी है ये कितने से कितने मंथ के बच्चे में देखा गया है, कितने से लेकर कितने मंथ के बच्चों में होता है और इसका रीजन क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो अब हम इसको भी देखेंगे कि क्या क्या होता है और कैसे होता है। पहले तो हम देख लेते हैं यहाँ पे ड्राई बेरी जो है, जिसे हम शुष्क कहते हैं, ये कितने वर्ष के लोगों में होता है। तो आपको बताना है ये वयस्कों में होता है, और वयस्क में भी कितने एज के ग्रुप में लोगों में होता है। तो 40 एज, जिनकी एज 40 वर्ष की है उनमें ये देखने को मिलता है, जो कि है ड्राई बेरी। वेट बेरी है, किस में देखने को मिलता है, 40 के बाद के लोगों में देखने को मिलता है, मतलब वृद्धावस्था में जो लोग ओल्ड हो चुके हैं उनमें कौन सा देखने को मिलता है। तो आपको बताना है वेट बेरी 40 के बाद की एज जो होती है उसमें आपको ये चीजें देखने को मिलती है। मैं यहाँ पे लाइनिंग कर दे रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, नहीं तो ऐसे तो कंफ्यूज हो जाएंगे देखने के बाद, है ना। चाइल्ड बेरी जो होता है 2 से लेकर 6 माह के शिशुओं में होता है। ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ये किस में होता है, शिशुओं में होता है, बच्चों में होता है। और कितने से कितने मंथ के बच्चों में होता है, तो आपको बताएं 2 से लेकर 6 मंथ का जो बच्चा है उसमें देखने को मिलता है चाइल्ड बेरी। ये 3 चीजें कंप्लीट हुई आपकी, यहाँ से भूलना नहीं है। बेरी 3 टाइप का होता है, ड्राई, वेट, चाइल्ड। और ये होता कितने एज के ईयर ग्रुप में होता है, कितने एज के लोगों में होता है। तो आपको बताना है जो ड्राई होता है वो वयस्कों में होता है जिनकी एज 40 वर्ष की है। वेट जो होता है 40 के बाद की एज जो है उसमें होता है, मतलब वृद्धावस्था में, ओल्ड एज में देखने को मिलता है। और चाइल्ड बेरी 2 से लेकर 6 मंथ, मतलब 2 से 6 मंथ के जो बच्चे होते हैं उनमें देखने को मिलता है। ये पॉइंट आपको नोट डाउन करना है और याद भी करना है, लर्न कर लीजिएगा ये सारी चीजें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बहुत ही अंदर की चीजें हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारी चीजें हमें याद करनी पड़ेंगी। अब हमें देखना है जो ड्राई बेरी होता है इसमें क्या होता है, क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं। जो ओल्ड बेरी है इसमें क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं और बच्चों में क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं। यहाँ सिम्टम को लेकर भी क्वेश्चन पूछा गया है, आपसे पूछा गया है पेरीफेरल न्यूराइटिस जो होता है वो किससे संबंधित है। पेरीफेरल न्यूराइटिस किससे संबंधित है, तो आपको क्या बताना है, ड्राई बेरी से संबंधित है। पेरीफेरल न्यूराइटिस जो होता है, पेशियों में सुई चुभने के जैसा दर्द होता है। हमारी मांसपेशियों में क्या होता है, सुई चुभने के जैसा दर्द होता है। और ये होता कब है, जिसको ड्राई बेरी हुआ रहता है, जो 40 वर्ष के लोग हैं, अगर उसमें ड्राई बेरी हो गया तो उसका एक सिम्टम्स है पेरीफेरल न्यूराइटिस। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो पहला इसमें हम देखेंगे मांसपेशियां प्रभावित होती हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ड्राई बेरी में क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं, तो आपको पहला जो सिम्टम्स याद रखना है, मांसपेशियां प्रभावित होती हैं। मांसपेशियां प्रभावित होती हैं। दूसरा पॉइंट है हाथ पैर की नाड़ियां भी प्रभावित होती हैं। शॉर्टकट में लिख रही हूं, समझ लीजिएगा आप लोग। समझने में वैसे मुझे नहीं लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम होगी, सारी चीजें क्लियर हैं। अगला पॉइंट है यहाँ पे पेरीफेरल न्यूराइटिस पूछा गया था आपसे, तो ये देख लीजिए क्या होता है पेरीफेरल न्यूराइटिस। पेरीफेरल न्यूराइटिस मीन्स होता क्या है, तो आपको क्या बताना है, मांसपेशी में सुई चुभने जैसा दर्द जो होता है उसी को पेरीफेरल न्यूराइटिस कहते हैं। मांसपेशी में सुई चुभने जैसा दर्द।
क्लियर हो गई चीज़ें यहाँ से। अभी यहाँ पे एक और पॉइंट देखना हमें, वार्निक्स कार्साकॉप्स क्या होता है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो यहाँ पे जगह नहीं है, मैं इधर इस साइड ऊपर लिख रही हूँ। ये ड्राई वेरी वेरी में भी आता है, ये ड्राई वेरी वेरी में ही आता है, उसी का एक सिम्टम्स है, क्या है, वार्निक्स कार्साकॉप्स क्या होता है, वार्निक्स कार्साकॉप्स ये क्या है, तो आपको ये बताना है ये है क्या। ये एक टाइप का सिंड्रोम है, ये सिंड्रोम है आपका जो वार्निक्स कार्साकॉप्स है, ये ड्राई वेरी वेरी के लोगों में देखने को मिलता है और ये एक टाइप का सिंड्रोम है। बट ये किस में देखने को मिलता है, जो लोग मदिरा पान ज़्यादा करते हैं, जो लोग वाइन लेते हैं, जो लोग शराब पीते हैं, उनमें ये सिम्टम्स देखने को मिलता है। तो आपको ये पॉइंट ध्यान देना है, अगर आपसे वार्निक्स कार्साकॉप्स सिंड्रोम पूछा जाए, इसका संबंध किससे है, तो आपको बताना है ड्राई वेरी वेरी से। और होता किन लोगों में है ये, तो जो मदिरा पान करते हैं उनमें होता है ये मदिरा पान। मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, तो आप लोग लिख लीजिएगा अपने नोट्स में कि जो ज़्यादा शराब का सेवन करते हैं उनमें ये सारी चीज़ें, ये जो वार्निक्स कार्साकॉप्स सिंड्रोम है देखने को मिलता है। और इसमें होता क्या है, तो इसमें याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, या फिर जो हमारी सीखने की इच्छा ना, हम क्या होता है, हमारे अंदर एक ललक होती है कि हम चीज़ों को जाने कि कैसे क्या हो रहा है, वो सारी चीज़ें जो नई नई चीज़ों को जानने की इच्छा होती है, उसमें जो जिसे वार्निक्स कार्साकॉप्स सिंड्रोम हो जाता है, वो नई चीज़ों को जानने की जो इच्छा है वो समाप्त हो जाती है। और उसका जो है, जो माइंड है, जो याददाश्त है, वो भी अच्छे तरीके से काम नहीं करता, याददाश्त भी कमजोर हो जाता है। किसमें, तो बताना है आपको वार्निक्स कार्साकॉप्स सिंड्रोम में ये होता है, किसमें है, जो मदिरा पान ज़्यादा करते हैं उनमें होता है। सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम देख लेते हैं वेट ड्राइव क्या होता है। जो वेट मतलब क्या होता है, गीली ना, वेट मतलब अगर हम वेट को पढ़ रहे होते टेक्सटाइल में, तो वहाँ पे हम आर्द्र या गीली पढ़ते, तो वही यहाँ पे भी है। आर्द्र मतलब क्या होता है, जो 40 से ज़्यादा एज के जो लोग हैं, जो वृद्धावस्था में आ रहे हैं, एक तरीके से हम कह सकते हैं, वृद्धावस्था में तो नहीं आते 40 के बाद के लोग, बट यहाँ पे जो इसमें जो पढ़ना है हमें, उसमें हमें इस टाइप से पढ़ना पड़ेगा। तो वृद्धावस्था में बताना है, इसमें क्या होता है, मांसपेशियां प्रभावित होती हैं, पाचन क्रिया प्रभावित होती है और ओडिमा हो जाता है। ओडिमा आपको पता है ना, बॉडी में सूजन का आ जाना, पानी भर जाना, यही क्या कहलाता है, ओडिमा कहलाता है। तो इसमें क्या होता है, 40 वर्ष के बाद में जो देखा गया है वेरी वेरी, उसमें क्या होता है, मांसपेशियां प्रभावित होती हैं और क्या होता है, पाचन तंत्र प्रभावित होता है, डाइजेशन सिस्टम भी अच्छे तरीके से कार्य नहीं करता। वैसे भी एक एज मतलब एक लिमिट होती है ना हर चीज़ के अच्छे तरीके से कार्य करने की, वैसे भी वृद्धावस्था में डाइजेशन सिस्टम खराब होने लग जाता है सबका। तो इसमें भी ये देखेंगे, जो पाचन तंत्र है वो खराब होने लग जाता है, अच्छे से कार्य नहीं करता है। और क्या देखने को मिलता है और क्या सिम्टम्स आते हैं, तो ओडिमा हो जाता है। ओडिमा है क्या, सूजन होना, बॉडी में पानी का भर जाना ही कहलाता है ओडिमा या फिर सूजन। अगला पॉइंट देखेंगे हम, जो चाइल्ड वेरी वेरी है, जो 2 से 6 मंथ के बेबी में हो रहा है, इसमें क्यों होता है, तो आपको बताना है, जो प्रेग्नेंट लेडी होती है ना, उनके हेल्थ की बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत होती है। बट अगर कोई जो प्रेग्नेंट लेडी है, उस टाइम पे, प्रेगनेंसी के टाइम पे, प्रेग्नेंट जब है उस टाइम पे अगर उसकी केयर नहीं की गई अच्छे तरीके से, उसके खान पान पे अच्छे से ध्यान नहीं दिया गया, उसके न्यूट्रिशन पे अच्छे से ध्यान नहीं दिया गया, उसे अच्छे तरीके से आराम करने को नहीं मिला, तो क्या होता है, उस टाइम पे जो शिशु होते हैं, जो बच्चे होते हैं, 2 से 6 मंथ के जो बेबी होते हैं, उन्हीं में देखने को मिलता है। मतलब जो 2 से 6 मंथ के बच्चे में जो वेरी वेरी रोग हो रहा है, वो किस पर डिपेंड करता है, माँ के पोषण पर डिपेंड करता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। क्या है, तो जो अगर माँ का पोषण अच्छे से नहीं हुआ रहेगा, तो जाहिर सी बात है माँ का हेल्थ भी खराब होगा, और जो उसका शिशु है, जो बेबी है, उसका भी हेल्थ खराब होगा। तो जो 2 से 6 मंथ के जो बेबी हैं, उनमें ये जो सिंड्रोम है, ये जो वेरी वेरी रोग है, वो किस लिए हो जाता है, तो आपको बताना है कि माँ के पोषण पर डिपेंड करता है, कि माँ का अच्छे से पोषण नहीं हुआ है, इसलिए क्या होता है, 2 से जो 6 मंथ के बेबी हैं, उनमें वेरी वेरी रोग देखने को मिलता है। माँ का आहार पोषण स्तर अच्छा नहीं होता है, तब बच्चे में ये चीज हो जाती है। तो ये किस पर डिपेंड करता है, माँ के आहार और पोषण पर। क्लियर हो गए तीनों, किस वजह से होते हैं, क्या रीजन है इसका और क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब हम इसके स्रोत को पढ़ेंगे।
उसके बाद आ जाएगा हमारा अगला पॉइंट विटामिन B2। मुझे लग रहा है 2.5 से 3 घंटे की क्लास हो जाएगी, देखते हैं कितना टाइम लगता है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे जो ये जो विटामिन B1 है ये हमारी बॉडी में स्टोर होता है कि नहीं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है असर्शन और रीजन में। तो आपको क्या बताना है, मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि जो विटामिन है 2 टाइप के होते हैं, एक तो जल में विलेय होते हैं, दूसरा जो होते हैं वो जल में विलेय नहीं होते हैं। तो आपको ये बताना है जो विटामिन B1 है ये क्या होता है, अगर जो विटामिन जल में घुलनशील हैं, जल के साथ घुल जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो हमारे बॉडी में स्टोर नहीं होंगे। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तो आपको जब भी आप पढ़ रहे हैं विटामिन का चैप्टर, वहाँ पे आपको ध्यान रखना है जो B और C है ना ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता है। तो आपको क्या बताना है, संग्रह अगर स्टोर पूछा जाए विटामिन का तो आपको क्या बताना है, यह हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता है, स्टोर नहीं होता। और इसका रीजन क्या है स्टोर नहीं होता, क्योंकि पानी के साथ अच्छे से घुल जाता है, और पानी के साथ जब घुल जाता है तो यूरिन के थ्रू शरीर से बाहर निकल जाता है। ये चीजें मैं लिख नहीं रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको समझ आना चाहिए, बस सारी चीजें माइंड में क्लियर होनी चाहिए। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए विटामिन B1 के स्टोर को लेकर तो आपको बताना है विटामिन B का ग्रुप है पुराना, ये पूरा ग्रुप ही हमारे बॉडी में स्टोर नहीं होता। और विटामिन C जो है ये भी स्टोर नहीं होती। जब ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होती है तो किसके थ्रू हमारी बॉडी से बाहर जाता है, तो आपको बताना है यूरिन के थ्रू शरीर से बाहर निकल जाता है। अब हम इसके स्रोत को देखेंगे। स्रोत से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका जो मेन स्रोत है वो क्या है, कहाँ से ये हमें मिलेंगे, क्या खाएं हम, क्या अपने क्या डाइट में इंटेक करें, मतलब डाइट में मिलाएं या हम इंटेक करें जो जिससे हमारी बॉडी में बी की मात्रा अच्छे से रहे। तो आपको क्या बताना है, खमीरीकृत भोजन। अगर आज से कभी भी विटामिन B1 को लेकर क्वेश्चन पूछा है और कोई भी ऑप्शन दिया रहे और अगर वहाँ पे खमीरीकृत चीज़ों को दे दिया रहे तो आँख बंद करके आप उस पर टिक लगाएंगे। तो यहाँ पे जो स्रोत है इसमें क्या है, खमीरीकृत भोजन, खमीरीकृत भोजन। और खमीरीकृत भोजन होता क्या है तो आपको बताना है इडली डोसा ईस्ट ये जो हैं ये आपके खमीरीकृत भोजन है। और जो खमीरीकृत भोजन होते हैं ये जो भोजन होते हैं ये सुपाच्य हो जाते हैं, हमारी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं, ये जल्दी से पचने का काम करते हैं, जल्दी पच जाते हैं। अगला पॉइंट क्या होता है, बिना पॉलिश के चावल हो गया, अंकुरित अनाज हो गया, ये सारी चीजें हैं। और क्या है, हरी सब्जियां हैं, आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ, मतलब हमारा B1 कंप्लीट हो गया। अब हम B2 पे आ जाते हैं। जिसको पानी वानी पीना है सब लोग पी लीजिए पानी, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे हम विटामिन B2। आज हमें विटामिन 5 तक कवर करना है, उसके बाद सारे पॉइंट जो बचे हुए हैं हम एक दिन फिर से क्लास होगी मैराथन की, उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जो अभी कार्बोज है, विटामिन है, प्रोटीन है, खनिज लवण है, बहुत सारे पॉइंट हैं, आपके एग्जाम तक सारे पॉइंट को क्लियर करना है एक बार फिर से। अब हम यहाँ पे देखेंगे विटामिन B2। पहले तो हम इसके नाम को जानेंगे, इसका केमिकल क्या नाम है, कहाँ से इसे अलग किया गया, इसकी खोज किसने की है, सारी चीज़ों को यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो पहला जो पॉइंट है यहाँ पे हम देख लेते हैं, इसका केमिकल नेम क्या है, राइबोफ्लेविन है। इसके नेम को एक बार देख लेते हैं, राइबोफ्लेविन।
और केमिकल नेम जितने भी विटामिन हैं सारे विटामिन के आपको केमिकल नेम लर्न होने चाहिए, तभी जाकर आप एग्जाम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि जो ऐसे दे दिया गया ना विटामिन B2 विटामिन B3 ऐसे एग्जाम में नहीं पूछा जाता, आपको केमिकल नेम से पूछा जाएगा। जैसे राइबोफ्लेविन करके पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए, नियासिन करके पूछा जाएगा। जब आपको केमिकल नेम याद रहेंगे तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको केमिकल नेम मैंने करवाया है, आप जाके प्लेलिस्ट में ढूंढा करिए। भाई आप लोग कमेंट करते हो कि मैम ये चीज़ नहीं मिल रही है, तो थोड़ा सा इफर्ट आप लोग भी लगाइए, आप ढूंढने का काम कर सकते हैं ना। आप प्लेलिस्ट में जाइए, सारी चीज़ें वहाँ पे पड़ी हुई हैं, आप ढूंढ के जो भी क्लास देखना है देखिए। भाई आप लोग कमेंट करते हो तो मुझे भी तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं रहता कि चीज़ों को मैं ढूंढ के आप लोगों के पास भेजूँ। तो सारी चीज़ें आपके पास ही हैं, आप थोड़ा सा इफर्ट लगाइए, थोड़ा सा टाइम दीजिए, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अब बात करते हैं, यहाँ पे अगला नेम देखेंगे हम, इसे राइबोफ्लेविन कहते हैं और क्या कहते हैं, लैक्टोफ्लेविन भी कहते हैं, लैक्टोफ्लेविन। लैक्टोफ्लेविन कहते हैं। और लैक्टोफ्लेविन इसे क्यों कहा जाता है ये क्वेश्चन पूछा गया है, रीजन है इसके पीछे, कुछ कारण है, क्या कारण है वो बता रही हूं मैं आप लोगों को। पहला तो आपको नाम याद रखना है राइबोफ्लेविन, दूसरा है लैक्टोफ्लेविन। लैक्टोफ्लेविन इसे हम क्यों कहते हैं, क्योंकि जो लैक्टोफ्लेविन है ये दूध से अलग किया गया था। कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विटामिन B2 कहाँ से अलग किया गया था, कहाँ से निकाला गया था, तो आपको बताना है दूध से अलग किया गया था, इसीलिए इसका एक नाम और पड़ गया लैक्टोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन लैक्टोफ्लेविन दूध से निकाला गया था। अगला क्या नाम है इसका, विटामिन जी भी इसे कहते हैं, विटामिन जी। अभी आपने विटामिन 1 को देखा, हंगर विटामिन कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं, विटामिन B2 को क्या कहते हैं, विटामिन जी भी कहते हैं। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना। और इसकी खोज किसने की थी, किसने इसे निकाला था दूध से, तो आपको क्या बताना है, कुहन ने की थी। कुहन नाम है, आपको याद रखना है यहाँ पे। ओके, सारी चीजें क्लियर हो रही है। राइबोफ्लेविन लैक्टोफ्लेविन कहने का कारण क्या है, रीजन क्या है, दूध से निकाला गया था। विटामिन जी से हम कहते हैं खोज कुहन ने की थी। अगला पॉइंट हम देखेंगे और आपको बताना है, अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि विटामिन बी में जो समूह है उनकी एक फैमिली है ना, विटामिन बी जो है उसका परिवार है, एक फैमिली, उसमें कितने सारे पॉइंट आते हैं, सारे पॉइंट इसको भी ध्यान रखिएगा आप लोग। तो बात करते हैं यहाँ पे घुलनशीलता और अघुलनशीलता को हम देखेंगे, किसमें पूर्ण रूप से विटामिन B2 घुल जाता है और किसमें नहीं घुलता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर से एक बार देख लेते हैं हम। अभी आपने देखा जो विटामिन B1 है वो किसमें अर्ध घुलनशील है, तो अल्कोहल में अर्ध घुलनशील था, बट यहाँ पे सिर्फ हमें देखना है घुलनशील और अघुलनशील, पूर्ण घुलनशील और अघुलनशील। और क्या देखना है आपको, अघुलनशील देखना है। पूर्ण घुलनशील किसमें है, जल में, ये तो बताने वाली कोई चीज नहीं, ये सबको रटा हुआ होना चाहिए। और अघुलनशील किसमें है, ईथर में, बेंजीन में, क्लोरोफॉर्म में, एसीटोन में। ईथर में है ये बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, और किसमें है, एसीटोन। क्लियर हुई चीजें। अब हम इसके कार्य को देखेंगे कि इसका वर्क क्या है, क्या कार्य करता है हमारी बॉडी में। विटामिन B2 जैसे राइबोफ्लेविन, लैक्टोफ्लेविन हर नाम इसके, और विटामिन जी नाम है इसका। तो अगर आपसे पूछा जाए विटामिन B2 किसमें घुलनशील है, आपको बताना है जल में ये पूर्ण रूप से घुल जाता है, इसीलिए हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं। अघुलनशील किसमें है, ईथर में, बेंजीन में, क्लोरोफॉर्म में, एसीटोन में। अब हम इसके वर्क को देखेंगे, कार्य क्या है। कार्य देखना है इसमें। पहला है शारीरिक वृद्धि में सहायक, तो ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, नॉर्मल बात है कि जितने विटामिन है जो भी हम ग्रहण करते हैं, इंटेक करते हैं, प्रोटीन हुआ, विटामिन हुआ, खनिज और सारी चीज़ें क्या करती हैं, हमारे वृद्धि विकास में सहायता करती हैं, थोड़ी बहुत योगदान इनका रहता है। बट देख लेते हैं भाई, तंतुओं के ऑक्सीकरण में भाग लेने वाले कई जो फ्लेवोप्रोटीन को एंजाइम के रूप में कार्य करता है। ये क्या करता है, जो आपका राइबोफ्लेविन है जो ये क्या करता है, शरीर के वृद्धि में सहायता करता है। तंतुओं के ऑक्सीकरण में भाग लेने वाले जो फ्लेवोप्रोटीन है उनको एंजाइम के रूप में कार्य करता है, मतलब एंजाइम के रूप में भी ये कार्य करता है। अगला क्या है, यह हार्मोन तथा एंजाइम को नियंत्रित करने का कार्य करता है। किसको नियंत्रित करता है, ये हार्मोन को नियंत्रित करता है और एंजाइम को नियंत्रित करता है। कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए हार्मोन और एंजाइम किसके बने हुए होते हैं, तो आपको बताना है प्रोटीन के बने हुए होते हैं। आंखों की रेटिना को स्वस्थ बनाने में सहायता करता है, आंखों की रेटिना को स्वस्थ रखता है ये विटामिन B2। शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य में भी सहायता करता है, शारीरिक स्वास्थ्य
शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को भी अच्छा रखता है। और क्या काम है इसका, एक और काम है जो है इसका, घाव को ठीक करने में भूमिका निभाता है, घाव को भरने में भी, घाव को ठीक करता है। बट यहाँ पे अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए घाव भरने का मेन काम किसका है, आपको पता है मेन काम किसका होता है, तो मेन काम है विटामिन सी का। बट यहाँ पे भी आपको अगर कभी भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है आपसे, जैसे करेक्ट वाले निशान में 3 से 4 ऑप्शन देके पूछा जाता है, तो आपको क्या बताना है, आपको ये वाला पॉइंट भी सेलेक्ट करना पड़ेगा कि जो है विटामिन B2 जो है वो घाव भरने में सहायता करता है। बट अगर आपसे ऑप्शन वाइज क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे आपसे पूछ लिया गया है कि घाव भरने में सहायक विटामिन है, उसके बाद दे दिया गया A, B, C करके दे दिया गया, तो इस कंडीशन में आप किससे सेलेक्ट करोगे, तो आपको यहाँ पे C वाले को, C पॉइंट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो विटामिन C है वो घाव भरने का कार्य करता है। बट ये भी थोड़ा बहुत कार्य करते हैं, ये पॉइंट भी आपको ध्यान देना है यहाँ पे। अगला पॉइंट हम देखेंगे, अब इसमें देखेंगे इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। यहां से ये इसको सीक्वेंस में नहीं पूछा जाता है, पहले ही बता दे रही हूं मैं आप लोगों को, इसको सीक्वेंस में नहीं पूछा जाता है। बट बहुत मज़ेदार बीमारियां होती हैं इसकी कमी से, आप लोग देखना भी कितना मज़ा आएगा इसको पढ़ने में, जो इसकी बीमारियां हैं ना बहुत ही अच्छा लगेगा पढ़ने में। तो आ जाते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। इसके उससे होने वाले जो रोग हैं, विटामिन B2 की कमी से जो रोग होते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे रोग हो रहे हैं यहाँ पे। आप लोग चले देखते हैं इसको क्या है। पहला तो है चिलोसिस। कभी भी आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, एक नॉर्मल बात है, अगर आपसे कभी भी बी को लेकर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको बताना है स्किन प्रॉब्लम होती है। यहाँ से अगर ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछ लिया गया, विटामिन B से होने वाले जो रोग हैं, ऐसे नहीं दिया गया स्किन प्रॉब्लम हो गया, मेंटल प्रॉब्लम हो गया, तो आपको क्या बताना है, तो आपको वहाँ पे स्किन प्रॉब्लम को चूज करना है। जो विटामिन B का समूह है ना, ये कहीं ना कहीं स्किन से ज़्यादा संबंध रखता है, स्किन से रिलेटेड ज़्यादा है, तो आपको यहाँ पे बताना है। कभी भी आपको ये ध्यान रखना है कि विटामिन B जो है वो स्किन से संबंधित है। तो पहला पॉइंट है चिलोसिस। चिलोसिस क्या होता है, होठों के किनारे घाव होना या फटना। अभी मैं फिगर बना के समझाऊंगी तो सारी चीजें आपके माइंड में सेट हो जाएंगी, कभी भी आप नहीं भूलोगे इसको। चिलोसिस में क्या होता है, होठों के किनारे घाव का होना, होठों के किनारे घाव का होना। उसके बाद है एंगुलर स्टोमेटाइटिस है, नाम भी खूब बढ़िया बढ़िया है, एंगुलर है। उसके बाद स्टोमेटाइटिस, एंगुलर स्टोमेटाइटिस में क्या होता है, होठों के मध्य भाग में घाव का होना। पहले हम सारी चीज़ों को देख लेते हैं, उसके बाद मैं एक एक फिगर बना के आपको समझाऊंगी कि कहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे। ओके, अब इसके बाद देखेंगे जो अगला पॉइंट हमें यहाँ पे देखना है, अगला है एंगुलर डर्मेटाइटिस। एंगुलर डर्मेटाइटिस, नाम बढ़िया बढ़िया है ना, और सबको शेयर भी करते चलिए, साथ साथ लाइक करना मत भूलिएगा आप लोग। बात करते हैं यहाँ पे एंगुलर डर्मेटाइटिस जो है गालों पर घाव का होना, गालों पर घाव। अगला है ग्लोसाइटिस। ग्लोसाइटिस, यहां से मैचिंग करने वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, मैच करने वाले। ग्लोसाइटिस में क्या होता है, जीभ के मध्य भाग में घाव। अगला पॉइंट देखना है कार्नियल ब्यूस्कुलाइजेशन। कार्नियल ब्यूस्कुलाइजेशन, इसमें क्या होता है, कार्नियल पर दाग, कार्निया पर दाग का होना, कार्निया पर दाग होना। और ये जो कार्निया पर दाग होता कहाँ है, तो आपको बताना है आंखों के मध्य, आंखों का जो सफेद भाग है ना, इस पे जाली जैसा दिखने लग जाता है। ये पॉइंट भी नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, नोट कर दे रही हूँ। आंखों के सफेद भाग पर जाल सा होना। फिर से एक बार देख लेते हैं चिलोसिस में क्या होता है, अब मैं फिगर बना बना के आपको समझा रही हूं।
होठों के किनारे घाव का होना, तो आप यहाँ पे एक होठ का फिगर बना लीजिए, उसके बाद मैं बताती हूँ क्या होता है। ओहो, होठ भी नहीं बन रहा मुझसे तो। ये यहाँ किनारे पर अगर घाव होता है तो उसे आप क्या कहते हैं, चिलोसिस कहेंगे ना। इस किनारे पर एक आप लिप का फिगर बना लें, और वहाँ पे क्या होता है, जो किनारे पे, अगर किनारे पे घाव का हो रहा है, कट रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, चिलोसिस कहते हैं। एंगुलर स्टेमेटाइटिस में क्या होता है, होठों के मध्य भाग में होता है। इसमें क्या होता है, होठों के मध्य भाग में, यहाँ पर अगर हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है आपके बीचों बीच में, जो लिप के बीच में अगर घाव हो रहा है, तो उसे आप क्या कहते हैं, एंगुलर स्टेमेटाइटिस कहते हैं। एंगुलर डर्मेटाइटिस क्या होता है, गालों पर घाव का होना। ये जो आपके होठ के इधर का साइड होता है और इधर का साइड होता है ना, इस साइड में क्या होता है, अगर गालों के साइड के भाग में आपके घाव हो रहा है, कट गया है, कुछ भी प्रॉब्लम हो गई है, तो उसे आप क्या कहते हैं, एंगुलर डर्मेटाइटिस कहते हैं। ग्लोसाइटिस क्या होता है, जीभ के मध्य भाग में घाव का होना। जीभ बन गया ये, यहाँ पे अगर जीभ के मध्य में घाव हो रहा है तो उसे क्या कहते हैं, ग्लोसाइटिस कहते हैं। कार्नियल ब्यूस्कुलाइजेशन क्या होता है, कार्निया पर दाग का होना। और यहाँ पे नोट में मैं लिख दे रही हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आंखों के सफेद भाग का जालसा हो जाना ही क्या कहलाता है, कार्नियल ब्यूस्कुलाइजेशन कहलाता है। सारी चीजें क्लियर। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब अगला पॉइंट एक और देखना है हमें इसमें। एक पॉइंट को और देख लेते हैं हम, नसोला बायल सेबरोइक क्या है, अगला लास्ट का इसमें पॉइंट है। नसोला बायल सेबरोइक, हिंदी में लिखा मिले या इंग्लिश में, दोनों एक ही नेम है इसके, अलग अलग नेम नहीं है। हिंदी में भी वही कहते हैं और इंग्लिश में भी यही कहते हैं इसे। ये क्या होता है, लाफ लाइन या स्माइल लाइन पर घाव का होना। लाफ लाइन आप बोलो या फिर स्माइल लाइन बोलो, यहाँ पे जो घाव होते हैं ना, उसी को आप क्या कहते हैं, नसोला बायल सेबरोइक कहते हैं। अब हम देखेंगे इसकी कमी से क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं। इसकी कमी से क्या क्या हो रहा है। विटामिन B2 की कमी से अल्सर हो जाता है। पहला तो है अल्सर, और अल्सर आप जानते हो ना, घाव का होना, पेट में घाव का होना ही अल्सर होता है। अगला है पुरुषों के अंडकोश प्रभावित होते हैं इसमें। यहाँ से आपसे करेक्ट वाले निशान, करेक्ट लगाने वाले, जो निशान लगाने वाले ऑप्शन दे दिए जाते हैं, उसमें करेक्ट, उसमें चूज करना रहता है आपको। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको बताना विटामिन B2 की कमी से क्या होता है। पहली बात तो अल्सर हो जाता है, पुरुषों के अंडकोश प्रभावित होते हैं। विटामिन 2 की कमी से क्या होता है, एरिबोफ्लेविनोसिस के नाम से जानते हैं। अगर इसकी कमी को पूछा जाए किस नाम से जाना जाता है, तो आपको क्या बताना है, एरिबोफ्लेविनोसिस, एरिबोफ्लेविनोसिस के नाम से जानते हैं विटामिन B2 की कमी को। ये पॉइंट भी नोट डाउन कर लीजिएगा। और क्या है, विटामिन B2 का अवशोषण छोटी आंत में होता है। इसका अवशोषण कहाँ पे होता है, छोटी आंत में। अगला पॉइंट है, इसका भी संग्रह नहीं होता है। और स्रोत अगर इसके पूछे जाए तो आपको क्या बताना है, दूध और दूध से बने प्रोडक्ट। दूध और दूध से बने प्रोडक्ट किस में आ रहे हैं, विटामिन B2 में। अभी आपने विटामिन B1 को जब देखा था, वहां पे खमीरीकृत भोज्य पदार्थों को देखा था आपने, बट जो विटामिन B2 है इसमें क्या आ रहा है, दूध और दूध से बने भोज्य पदार्थ। तो अगर कभी आपसे राइबोफ्लेविन करके क्वेश्चन पूछा जाए और उसका स्रोत पूछा जाए, तो आपको ध्यान रखना है ये कहाँ पे पाया जाता है, दूध में। क्यों, इसका रीजन क्या है, क्योंकि इसे दूध से अलग किया गया था, इसीलिए आप लैक्टोफ्लेविन भी इसे कहते हैं। तो सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई हैं। इसका अवशोषण पूछा जाए छोटी आंत में होता है, और इसके जो रीजन है क्या होता है, और इसकी कमी को
अगर पूछा जाए, कभी भी पूछा जाए कि राइबोफ्लेविन की कमी को किस नाम से जाना जाता है, फ्लेविनोसिस कहते हैं इसे, इस नाम से इसे जानते हैं। अगला पॉइंट अब देखेंगे हम। 3 पार्ट हो गए कंप्लीट। अब हम देखेंगे 4 पार्ट को। 4 पार्ट मीन्स क्या है, विटामिन B3 को, नियासिन को देखना है। विटामिन B3, नियासिन या निकोटिनामाइड को हम देखेंगे। अब लगभग 1.5 घंटे की क्लास हो गई है। देखते हैं कितनी चीजें कंप्लीट हो पाती हैं। 2 घंटे की क्लास पूरी की पूरी होगी आप लोगों के लिए। अब हम देखेंगे विटामिन B3 को, इससे किस किस नाम से जानते हैं, इसका क्या वर्क होता है, इसका संबंध किससे होता है, इसकी कमी से क्या क्या बीमारियां होती हैं, ये सारी चीज़ों को हम क्लियर करेंगे। उसके बाद हमारा जो बचेगा वो लास्ट पॉइंट क्या है, विटामिन B5। आज हम 5 तक क्लियर कर रहे हैं। उसके बाद अगली क्लास में देखेंगे किन किन पॉइंट को हम क्लियर करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अब जो विटामिन B3 है ये क्या है, इसे किस नाम से जानते हैं, नियासिन या निकोटिनामाइड। इसे किस नाम से जानते हैं, नियासिन या फिर निकोटिनामाइड। ये नेम जरूर याद कर लीजिएगा, आपको ये नेम लर्न ही करने पड़ेंगे, तभी आप जाके एग्जाम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नियासिन या निकोटिनामाइड को किससे अलग किया गया था, तो आपको क्या बताना है, इसे खमीर से अलग किया गया था। विटामिन B3 का नेम नियासिन निकोटिनामाइड, ये इसकी केमिकल नेम है। कहीं कहीं पे नियासिन मिलता है, कहीं कहीं पे आपको निकोटिनामाइड मिलता है। और इसे अलग किससे किया गया था, प्राप्त किससे किया गया, तो आपको क्या बताना है, खमीर से इसे प्राप्त किया गया था। और इसका संबंध पूछा जाता है, विटामिन B3 का हमेशा संबंध पूछा जाता है। तो आप यहाँ पे अब बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या हैं, बहुत ही ज़्यादा हमें कन्फ्यूज़ करती हैं। तो यहाँ पे जो चीज़ मैं आप बताने जा रही हूँ, आपको बहुत ज़्यादा माइंड ध्यान देने की ज़रूरत है चीज़ों को समझने के लिए, तभी आप यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आ जाते हैं, बात करते हैं जो विटामिन B3 का संबंध किससे है, आपको बताना है प्रोटीन से। जो विटामिन B3 है इसका संबंध किससे है, प्रोटीन से। प्रोटीन से कैसे संबंध है, इसका क्या कारण है, क्या रीजन है, कैसे होता है इसका संबंध। अब हम इसके संबंध को समझेंगे। विटामिन B3 का संबंध प्रोटीन से है। प्रोटीन किससे मिलकर बना है, तो आपको क्या बताना है, प्रोटीन जो अमीनो अम्ल से मिलकर बने हुए थे, अमीनो अम्ल या फिर अमीनो एसिड से मिलकर प्रोटीन बने हुए होते हैं। विटामिन B3 का संबंध प्रोटीन से, और कई अमीनो एसिड मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इसमें क्या होता है, और जो अमीनो एसिड के प्रकार हैं 2 टाइप के होते हैं ना, एक तो होता है आवश्यक, इस चीज़ को अच्छे से समझिएगा, एक होता है अनावश्यक। आवश्यक जो होता है इसे हमें अपने जो फूड लेते हैं, हम इनटेक करते हैं, उसमें बाहर से लेने की ज़रूरत होती है, इसीलिए हम इसको आवश्यक कहते हैं। अनावश्यक जो होता है ये हमारी बॉडी में मौजूद रहता है, इसे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जो ये 10 प्रकार के ये भी होते हैं, 10 प्रकार के ये भी होते हैं। तो जो इसका संबंध है, विटामिन B3 का संबंध, नियासिन का संबंध प्रोटीन से क्यों लिया गया है, इसको समझाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। समझिए यहाँ पे जो एक आपने सुना होगा नाम, ट्रिप्टोफैन का नाम सुना होगा ना, ट्रिप्टोफैन, और ये आता किसके अंतर्गत है, तो आपको बताना है आवश्यक एमिनो एसिड के अंतर्गत आता है। जो ट्रिप्टोफैन है ना, इसी का संबंध होता है आपका विटामिन B3 से। जो ट्रिप्टोफैन है यही नियासिन में बदलता है। सारी चीज़ें क्लियर हो गई। यही जो ट्रिप्टोफैन है ये क्या करता है, नियासिन में बदल जाता है। आज जाकर क्लियर हो गई होंगी। एक बार फिर से देख लेते हैं इसका रिलेशन कैसे है, संबंध कैसे रखता है ये प्रोटीन से। तो आपको बताना है, कभी भी आपसे पूछा जाए कि जो विटामिन B3 है, नियासिन है, इसका संबंध किससे है, तो आपको बताना है कि इसका संबंध है प्रोटीन से। बट संबंध अगर कोई ये बोल दे कि अब इसको समझाइए कैसे संबंध है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है, जाहिर सी बात है जब हम प्रश्न उठाएंगे तो क्वेश्चन बनेगा ही। हम कुछ बता रहे हैं तो क्वेश्चन बनेगा, सामने वाले क्वेश्चन पूछेंगे, तो उस क्वेश्चन को समझाने के लिए हमें सारी चीज़ें आनी भी चाहिए ना। तो आपको क्या
बताना है जो नियासिन है उसका संबंध प्रोटीन से तो होता है, और आपको ये भी बताया कि कई एमिनो एसिड मिलकर क्या करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। जो कई एमिनो एसिड होते हैं, जो एमिनो एसिड है वो भी दो टाइप का होता है, एक तो होता है एसेंशियल और एक तो होता है असेंशियल, दूसरा होता है नॉन असेंशियल ना। तो इसमें जो असेंशियल होता है, आवश्यक होता है, ये भी 10 प्रकार के होते हैं, 10 होते हैं। इसमें अनावश्यक में भी 10 आते हैं, नॉन असेंशियल में भी 10 आते हैं। तो जो असेंशियल है इसमें एक नेम आता है ट्रिप्टोफैन। जो ट्रिप्टोफैन है यही क्या करता है, नियासिन में बदल जाता है। जब हम ट्रिप्टोफैन को इनटेक करते हैं तो ट्रिप्टोफैन हमारी बॉडी में जाकर नियासिन में बदल जाता है। यही होता है रिलेशन नियासिन का प्रोटीन से। सारी चीजें क्लियर होगी, अब यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर आपसे यहाँ से ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मान लो कि आप 60 ग्राम ट्रिप्टोफैन ले रहे हो, कितना ले रहे हो, 60 ग्राम ट्रिप्टोफैन आप इनटेक कर रहे हो। ट्रिप्टोफैन कभी भी आप नियासिन को नियासिन के फॉर्म में इंटेक नहीं करते हैं, कभी भी आप विटामिन ए को विटामिन ए के फॉर्म में इंटेक नहीं करते हैं। वहाँ पे उसका पूर्वगामी जो है वो क्या है, कैरोटीन है, और यहाँ पे पूर्वगामी क्या है, नियासिन है। बात ध्यान रखना, यहाँ पे ट्रिप्टोफैन है। आप ट्रिप्टोफैन को अगर 60 ग्राम ट्रिप्टोफैन आप इंटेक कर रहे हो, ले रहे हो, तो एक mg क्या होगा, मतलब 1 मिलीग्राम आपको क्या मिलेगा, नियासिन मिलेगा। सारी चीज़ें क्लियर हो गई। यहाँ पे कितने सारे क्वेश्चन है, कितने सारे फैक्ट है क्वेश्चन बनने के, एक बार फिर से इसको डिटेल में देख लेते हैं ताकि सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे जो भी कन्फ्यूजन हो वो सारी चीज़ें दूर हो जाए। फिर से बात कर लेते हैं, जो विटामिन B3 है इसका नाम क्या है, केमिकल नेम नियासिन निकोटिनामाइड। इसे अलग कहाँ से किया गया था, खमीर से। इसका संबंध प्रोटीन से। अगर आपसे नियासिन का संबंध पूछा जाए किससे है, प्रोटीन से है। रीजन क्या है, कैसे संबंध है, रिलेशन कैसे है, तो आपको बताना है जो प्रोटीन है कई एमिनो एसिड से मिलकर बना है, और जो एमिनो एसिड है उसके वो भी दो टाइप के होते हैं, असेंशियल होता है, नॉन असेंशियल होता है। जो असेंशियल होता है उसमें ट्रिप्टोफैन आता है। ट्रिप्टोफैन को अगर हम इंटेक करते हैं तो ट्रिप्टोफैन हमारी बॉडी में जाकर नियासिन में बदल जाता है। क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि 60 ग्राम अगर आप ट्रिप्टोफैन ले रहे हो तो कितना मिलीग्राम आपको नियासिन मिलेगा, तो आपको बताना है कि अगर हम 60 ग्राम ट्रिप्टोफैन इंटेक कर रहे हैं तो हमें 1 ग्राम नियासिन मिलेगा। सारी चीजें क्लियर। अब आगे बढ़ जाते हैं, अब सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। यहां से एक क्वेश्चन और पूछा गया है आपसे, यहां से एक क्वेश्चन और पूछा गया है, उसको भी देख लेते हैं। वो क्वेश्चन क्या है, आपसे पूछा गया है कि ट्रिप्टोफैन को नियासिन में बदलने में कौन कौन से तत्व सहायक होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है नेट में, और नेट में अगर पूछा गया तो ये चीज़ें टीजीटी पीजीटी में आने की संभावना ये क्या है, बहुत एक तरीके से हम कह सकते हैं ये सबको आनी चाहिए। अगर हम होम साइंस पढ़ रहे हैं तो ये सारी चीज़ें हमें समझ होनी चाहिए कि किसको बदलने में क्या सहायक है। तो बताते हैं यहाँ पे जो ट्रिप्टोफैन है उसको नियासिन में बदलने में कौन कौन से तत्व सहायक होते हैं। पहले इधर लिख लीजिए ट्रिप्टोफैन, या इसको बार बार लिखने में भी प्रॉब्लम हो रही है, तो अगर कहीं पे मैं गलत भी लिख दे रही हूँ जल्दी में, क्योंकि कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें आपको गेन करनी है, तो अगर कहीं पे गलत भी हो जा रहा है तो आप लोग इसके लिए परेशान मत होइएगा, क्योंकि मैं बोल तो सही रही हूँ ना, लिखने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे देखो क्या लिख दी हूँ, ट्रिप्टोन लिख दी हूँ ना, ट्रिप्टोन लिख दी हूँ, तो फिर से मैं बना लेती हूँ, बट कहीं कहीं पे गलती हो जाएगी लिखने में। ट्रिप्टोफैन है, क्या है, ट्रिप्टोफैन है। जो ट्रिप्टोफैन है इसको जो नियासिन बन रहा है बॉडी में जाकर नियासिन में परिवर्तित हो रहा है, इसमें यहाँ तक ट्रिप्टोफैन को नियासिन में बदलने में कौन कौन से तत्व सहायक होते हैं, तो आपको बताना है विटामिन B1 है, विटामिन B2 है, और क्या है, विटामिन B6 मदद करता है। तो आपको बताना है ट्रिप्टोफैन को नियासिन में बदलने में विटामिन B1, विटामिन B2 और विटामिन B6 सहायक होते हैं। ये क्या है, सहायक हैं। क्लियर हो गई चीजें यहाँ पे, अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर आपको मान लो कि कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है, उसकी बॉडी में नियासिन की बहुत कमी हो गई है, तो आप नियासिन को बढ़ाने के लिए, नियासिन की मात्रा को ज़्यादा करने के लिए क्या खिलाएंगे, उसे क्या इंटेक कराएंगे, क्या उसके डाइट में इंटेक करेंगे। तो आपको क्या बताना है, अगर किसी भी व्यक्ति में नियासिन की कमी हो गई है तो उसे आप उसकी डाइट में क्या करें, प्रोटीन की मात्रा को बढ़ा दें, और जब प्रोटीन की मात्रा बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक ही नियासिन की मात्रा अपने आप ही बढ़ जाएगी। ये सारी चीज़ें क्लियर। अब आगे बढ़ेंगे।
बहुत कुछ है। अगर हम डिटेल में पढ़ें तो एक एक चैप्टर पढ़ने में, हमें एक एक टॉपिक पढ़ने में 3-3 से 4-4 घंटे लग सकते हैं। बट एग्ज़ाम देना है हमें, एग्ज़ाम पास है तो सारी चीज़ें जो मेन पॉइंट है एग्ज़ाम के लिए उसको हम यहाँ पे क्लियर कर लें तो ज़्यादा सही रहेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, आपके माइंड में सेट रहेगा तो चीज़ें जल्दी गेन होंगी। तो आ जाते हैं, आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे क्या देखना है हमें, यहाँ पे देखना जो विटामिन B3 नियासिन है उसके कितने स्वरूप होते हैं, कितने टाइप का होता है, कितने प्रकार का होता है, ये देखना है। विटामिन B3 जो नियासिन है ये हमारी बॉडी में 2 रूपों में पाया जाता है। इसके क्या होते हैं, 2 रूप हैं। पहला क्या है और दूसरा क्या है, इसके मैं कार्य नहीं बता रही हूँ बट रूप जरूर बता दे रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो अगर यहाँ से स्वरूप या रूप करके क्वेश्चन पूछा जाए। इसके कार्य हम देखेंगे डिटेल में। अगर किसी को डिटेल में देखना है तो प्लेलिस्ट में जाकर, न्यूट्रिशन साइंस के प्लेलिस्ट में जाकर आप सारी चीज़ों को देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे निकोटिनिक अम्ल एक होता है, निकोटिनिक अम्ल, निकोटिनिक अम्ल, और दूसरा है निकोटिनामाइड। मैं मैराथन क्लास नहीं लेने वाली थी बट आप लोगों का रिक्वेस्ट इतना ज़्यादा आ रहा है और जाहिर सी बात है जब एग्जाम हमारे सिर पर होता है तो टेंशन बहुत ज़्यादा होती है। हम सोचते हैं कितनी चीज़ों को हम जल्दी से जल्दी कम टाइम में चीज़ें ज़्यादा समझ आनी चाहिए। तो आप लोगों के रिक्वेस्ट की वजह से ही मैं इतनी लंबी क्लास ले रही हूँ ताकि चीज़ें आपकी जो है क्लियर हो जाएं, आपको एग्ज़ाम देने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। बात करते हैं यहाँ पे क्या है, निकोटिनामाइड अम्ल होता है। एक तो होता है निकोटिनिक अम्ल, दूसरा होता है निकोटिनामाइड होता है। पहला स्वरूप, दूसरा स्वरूप आपसे अगर पूछा जाए तो जो निकोटिनिक अम्ल है ना ये इसका फर्स्ट स्वरूप होता है और जो निकोटिनामाइड है ये इसका सेकंड दूसरा रूप होता है, ये सेकंड स्वरूप होता है। पहला या फर्स्ट कुछ भी पूछा जाए तो कंफ्यूज नहीं होना। और इन दोनों को किस नाम से जानते हैं ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। इन दोनों को किस नाम से जानते हैं, प्रिवेलिंग फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, प्लेग्राफ फैक्टर कहते हैं या फिर प्रिवेंटिलिंग फैक्टर कहते हैं या फिर इसे हम प्लेग्राफ फैक्टर कहते हैं। ये भी जान लीजिए, प्लेग्राफ फैक्टर इसे कहते हैं क्योंकि ये दोनों जो है ये क्या करती हैं, प्लेग्रा होने से हमारी बॉडी को रक्षा करती, मतलब पीपी फैक्टर या फिर प्लेग्राफ फैक्टर कहते हैं। इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो अगर 2 चीज़ें हैं हमारी बॉडी में तो जो प्लेग्रा की बीमारी है वो नहीं होगी, प्लेग्रा से ये बचाएंगी। तो आप यहाँ पे जान लीजिए पीपी फैक्टर किसे कहते हैं, पीपी फैक्टर पूछा जाए या फिर प्लेग्रा प्रिवेंटिलिंग फैक्टर पूछा जाए या फिर पीपी फैक्टर पूछा जाए तो सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो रही हैं। किसको कहते हैं, निकोटिनिक अम्ल या निकोटिनामाइड अम्ल। फर्स्ट स्वरूप निकोटिनिक अम्ल, दूसरा स्वरूप निकोटिनामाइड। ये 2 विटामिन B3 के नियासिन के 2 स्वरूप है, निकोटिनिक अम्ल, निकोटिनामाइड, फर्स्ट सेकंड। इन दोनों को कहते क्या है, तो इन दोनों को प्लेग्रा प्रिवेंटिलिंग फैक्टर कहते हैं। पीपी का फुल फॉर्म है, या पीपी फैक्टर पूछा जाए आपसे या फिर प्लेग्रा प्रिवेंटिलिंग फैक्टर पूछा जाए तो ये यही 2 नेम आपको बताना है। सारी चीजें क्लियर। अब आ जाते हैं, अगला पॉइंट देखेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि नियासिन के कोएंजाइम कौन कौन से हैं, नियासिन के कोएंजाइम। और कोएंजाइम क्या होता है ये भी जान लीजिए। जो कोएंजाइम है ये खुद के स्वरूप में कार्य नहीं करता बट जो कार्य कर रहे हैं उनकी क्रियाशीलता को बढ़ा देता है, उनके प्रोसेस को बढ़ाने का कार्य करता है कोएंजाइम। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि नियासिन के कोएंजाइम कौन कौन से हैं। यहाँ पे 2 नाम आपको याद रखना है, एक तो NAD याद करना है आपको, दूसरा है NADP। NADP इसका फुल फॉर्म क्या है, ये क्या है, नियासिन के कोएंजाइम है। NAD पूछा जाए फिर या फिर NADP, ये 2 एंजाइम है। इनका फुल फॉर्म भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। पहले का फुल फॉर्म क्या है, NAD का फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड है। इसका फुल फॉर्म क्या है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। और दूसरे का क्या नाम है, NADP का नाम क्या है, तो आपको बताना है निकोटिनामाइड एडेनिन न्यूक्लियोटाइड फास्फेट है। बस यहाँ पे आपको फास्फेट ऐड कर लेना है।
तो फुल नहीं लिख रही हूँ मैं, पूरा फिर से एक बार समझा देती हूँ ताकि जो नोट्स बना रहे हैं उनको प्रॉब्लम ना हो। नियासिन के कोएंजाइम के बारे में पूछा जाए अगर आपसे क्वेश्चन, तो नियासिन के 2 प्रकार के कोएंजाइम होते हैं, पहला तो है NAD, दूसरा है NADP। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? NAD का फुल फॉर्म है निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड है, और NADP का फुल फॉर्म क्या होता है? बस आपको इतना फुल यही वाला आपको उतार को यहाँ पे रख लेना, उतार के यहाँ पे यहाँ रख लेना है, बट इसमें क्या ऐड कर देना आपको? फास्फेट को ऐड कर देना, क्योंकि यहाँ पे P लगा है तो P का फुल फॉर्म फास्फेट होता है। NADP का फुल फॉर्म क्या होता है? निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट होता है। क्लियर होगी चीजें? अब आगे बढ़ेंगे हम। अब हमें देखना है इसके कार्य क्या है, फिर देखेंगे इसकी कमी से क्या होता है, बहुत देखना है अभी। अब हम देखेंगे नियासिन के कार्य। कार्य क्या है नियासिन के? तो बताना है नियासिन के कार्य क्या है। कार्बोज के चयापचय के बाद ग्लूकोज मिलता है और ग्लूकोज से ऊर्जा का निर्माण होता है, और ऊर्जा का जो निर्माण होता है उसमें हेल्प कौन करता है? विटामिन B3 करता है। आप लोगों को पता है, मैंने इसको अच्छे से समझाया है आप लोगों को, मैं इसको समझाई हूँ। आप लोग अगर डायबिटीज़ का चैप्टर देखे होंगे तो वहाँ पे मैंने बताया आप लोगों से कैसे हम भोजन को इंटेक करते हैं, कैसे वो हमारे ब्लड में जाता है, ब्लड में कैसे ज़्यादा हो जाता है या फिर कैसे उसका कार्य होता है, सारी चीज़ों को मैं बताई हूँ। बट यहाँ पे बात हो रही है जो कार्य है इसका, तो आपको बताना है जब आप कार्बोज इंटेक करते हैं, कार्बोज क्या करता है? ऊर्जा देने का कार्य करता है। तो कार्बोज को ऊर्जा देने के कार्य में परिवर्तित करने में कौन हेल्प करता है? बताना है नियासिन हेल्प करता है। अगला बताना है आंखों के लिए ये सहायक होता है, आंखों के कार्य में भी ये क्या करता है? योगदान करता है, सहायक है। शारीरिक और मानसिक विकास में सहायक है। वसा के संश्लेषण में कार्य करता है, ये क्या करता है? वसा के संश्लेषण में कार्य। अगला है त्वचा को कांतिमय बनाने में सहायक, मतलब त्वचा को ग्लोफुल बनाता है कौन? तो आपको बताना है नियासिन। ये सारी चीज़ें इसके कार्य हो गए, जितना भी मैं बताई हूँ ये क्या है इसके कार्य हैं, बट इसको मैं लिखूंगी नहीं। अब आ जाते हैं हम इसकी कमी से क्या क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं रोग, इसको देखना है। आपने नाम सुना होगा 3DS और 4DS का नाम आपने सुना है। ये मैच करने में भी पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, रिपीटेड फॉर्म में क्वेश्चन पूछा गया है, नेट में भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये किस में आ जाता है? 3DS जो है, और 4DS किस में आता है? तो आपको बताना है ये नियासिन के अंतर्गत आता है। अब हम देखेंगे 3DS और 4DS में क्या क्या आ रहे हैं। 3DS और 4DS इसमें नाम पूछा जाता है आपसे। तो पहला 3DS हम देखेंगे, डर्मेटाइटिस आपसे यहाँ पे नाम ही पूछा जाता है। दूसरा है डायरिया, और तीसरा है डिमेंशिया। 3DS में आपको क्या याद रखना है? जो 3DS है उसमें क्या आ रहा है? डर्मेटाइटिस, डायरिया, डिमेंशिया आ रहा है। और जो 4DS है इसमें क्या आता है? तो आपको बताना है डर्मेटाइटिस, डायरिया। अभी मैं बताऊंगी ये सारी जो प्रॉब्लम है ये होती क्या है और इसमें क्या होता है किसको? डिमेंशिया, और क्या है इसमें हम डायरिया, डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया को ऐड करते हैं। उसके बाद हम डेथ को भी किस में ऐड कर देते हैं? 4DS में ऐड कर देते हैं, जो है मृत्यु। ये मृत्यु के लिए हमें ले जाती है। डायरेक्ट इंसान क्या होता है? डर्मेटाइटिस, डायरिया हुआ, डिमेंशिया हुआ, उसके बाद ऊपर राम नाम सत्य है हो जाता है। इसमें आप बात करते हैं एक एक पॉइंट को लेकर। डर्मेटाइटिस क्या होता है? तो मैंने बताया ना, विटामिन B2 में आपने क्या देखा? डर्मेटाइटिस देखा, स्किन प्रॉब्लम होती है। तो जो डर्मेटाइटिस है ये क्या है? स्किन प्रॉब्लम है, स्किन से संबंधित है, स्किन से रिलेटेड है। जो डायरिया है ये क्या होता है? अतिसार है। डायरिया क्या है? अतिसार है, लूज मोशन। डिमेंशिया जो है ये क्या होता है? जो वृद्धावस्था में होने वाला ये रोग है, इसमें स्मृति की हानि हो जाती है, मतलब जो है जो याददाश्त है हमारी वो क्या होती है? कमजोर हो जाती है। और कब होता है? ये वृद्धावस्था में होता है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। डर्मेटाइटिस स्किन प्रॉब्लम, डायरिया अतिसार होता है, डिमेंशिया स्मृति हानि होती है, स्मृति की क्षति होती है, याददाश्त कमजोर होता है वृद्धावस्था में। 4DS में डर्मेटाइटिस, डायरिया, डिमेंशिया, डेथ हो जाती है ना, जब आपकी स्मृति हानि हो जाती है उसके बाद क्या होता है? जो 4DS है उसमें क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है लास्ट में। ये पॉइंट याद हुआ? ये तो याद होने वाली चीज़ है यार, आप सबको याद होना चाहिए ये सब, है ना।
और कुछ पॉइंट देख लेते हैं इसमें, कुछ पॉइंट को और देख लेते हैं, बट बहुत सारे पॉइंट छूट रहे हैं, क्या करें, जल्दी में चीज़ें अगर हम लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं, बट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो तो आपको मिल ही रही है। अब आगे देखेंगे, इसमें कुछ पॉइंट और देख लेते हैं, उसके बाद 5 वाले पार्ट को हम देखेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए विटामिन B3 का अवशोषण छोटी आंत में बताना है, और अगर आपसे पूछा जाए संग्रह होता है तो आपको पता है ये संग्रह नहीं होता है, स्रोत इंपॉर्टेंट है, स्रोत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, मछली, खमीर, डेयरी प्रोडक्ट, चावल की ऊपरी परत और मूंगफली किसमें पाया जाता है, मछली में, खमीर, डेयरी प्रोडक्ट जो मिल्क से बनते हैं उसमें, चावल की ऊपरी परत में, और किस में पाया जाता है, मूंगफली। इसमें नियासिन मिल जाएगी आपको अच्छी मात्रा में। अब हम बात करेंगे विटामिन B5। अब हम बात करेंगे विटामिन B5। लास्ट पॉइंट जो हमें देखना है, आज हमारी क्लास में हमने 5 टॉपिक को कंप्लीट किया है, 4 टॉपिक कंप्लीट हो गए और 5 वाला स्टार्ट होने वाला है। ए को हमने देखा, विटामिन B1, 2, 3, अब हमें 5 को देखना है। 5 को देखना है, तो 5 में भी इम्पोर्टेंट पॉइंट पर हम डिस्कस करेंगे, इम्पोर्टेंट है जो आपके लिए।